से रिलेटेड स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लेडीज हमारी जो है वही एक नए जीवन की शुरुआत करती हैं। तो आज उनसे रिलेटेड हम गायनी के इश्यूज और उनसे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस पैनल पे मैंने हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर HK अनुराग जो कि एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं, एक एक्स आर्मी पर्सन है और आजकल ऑल्टरनेटिव थेरेपी में काफी सारा काम कर रहे हैं, बहुत ही रेनाउंड लीडर और नॉलेजेबल पर्सन है। और डॉक्टर नेहा गुप्ता जो कि हिमोत्थान सोसाइटी के साथ वर्क कर रही हैं, लेडीज के लिए भी काम कर रही हैं काफी सारा, उसमें बहुत सारे इश्यूज को वो टैकल करती हैं। इन दोनों का हम स्वागत करते हैं इसमें। और अब हम डॉक्टर अनुराग को सबसे पहले इनवाइट करना चाहेंगे। सर। थैंक यू वेरी मच मैम। बहुत खुशी हुई कि हम इसकी शुरुआत हमारे फीमेल के साथ होने वाले इश्यूज के साथ करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं सबका स्वागत करना चाहूंगा इस सेशन में कि आप लोगों ने अपनी प्रेजेंस दी है और बहुत ही लिमिटेड लोगों को इनवाइट करने के साथ हमने सेशन की शुरुआत करने की कोशिश की है। वैसे तो जनरली जब हम सेशन कंडक्ट करते हैं 400-500 लोग हो जाते हैं, बट सिंस हमने प्लान किया है कि आपके या आपके परिवार में, आपके रिश्तेदारों में जो भी यहाँ पे इन्वाइटेड होते हैं वो कोई भी हेल्थ इशू से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। तो इन दैट केस अगर हम बहुत सारे लोगों को इनवाइट कर लेंगे तो फिर सबके क्वेश्चन आंसर नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अगर 100 लोग या 100 क्या अगर 50 लोगों ने भी क्वेश्चन आंसर पूछा और हम सबको 2-3 मिनट भी टाइम देते हैं तो दिस इज सेशन विल बी ऑफ 3 आवर्स 4 आवर्स लॉन्ग, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने बहुत ही लिमिटेड लोगों को इन्वाइट किया है। और मुझे बहुत खुशी है कि आज हमें डॉक्टर नेहा ने भी ज्वाइन किया है, जो फीमेल हेल्थ इश्यूज के ऊपर बहुत सारा काम कर रही हैं और उनको बहुत अच्छे से जानकारी है, मुझे भी जानकारी है, लेकिन मैं सिर्फ थ्योरेटिकली जानता हूँ उन चीजों को जिन चीजों को वो प्रैक्टिकली भी जानती है। बीइंग अ फीमेल सी इज मच मोर क्लोजर टू द फीमेल हेल्थ इश्यूज, बिकॉज कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं जो कॉमन होते हैं मेल और फीमेल दोनों में, हम उनको भी धीरे धीरे बाद में डिस्कस करेंगे, बट कुछ एक ऐसे हेल्थ इश्यूज होते हैं जो केवल फीमेल को होते हैं। तो उसके बारे में पहले आपको इंट्रोडक्शन देंगे डॉक्टर नेहा, शॉर्ट में बताएंगे कि क्या फीमेल हेल्थ इश्यूज होती है मोस्टली हमारे देश में फीमेल के साथ, जिसके लिए उनको दूसरों को बताना, डिस्कस करना भी मुश्किल होता है। और खासतौर पे ऐसे टाइम पे जब कोविड-19 बहुत ज्यादा जोर पे है, तो इस तरह के क्रॉनिक हेल्थ इश्यूज के लिए जो उनको परेशान तो करते हैं, लेकिन लोग हॉस्पिटल जाने में या डरने में भी कतराते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो वायरल लोड के कांटेक्ट में आए और कोरोना के खतरे से एक्सपोज हो, तो वो ऐसे प्रॉब्लम्स को घर पे टॉलरेट करते रहते हैं। तो हमने ये जो सीरीज शुरू किया है उसका मेन पर्पस ही यही है कि लोगों को बिना हॉस्पिटल जाए ही ज्यादातर हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी, उसका निदान, उसका क्या सोल्यूशन है, ये सारा कुछ घर पे बैठे ही जूम मीटिंग के थ्रू मिल सके। तो धीरे धीरे हम इसको और भी एक्सपैंड करेंगे। तो आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर नेहा कि अपने आप को अनम्यूट करें और हम लोगों को थोड़ा सा मैम आप एनलाइटन कीजिए, यहाँ पे पैनल में जितने भी लोग हैं, कि ऐसे कौन से हेल्थ इश्यूज हैं जो फीमेल स्पेसिफिक हैं, गायनोकोलॉजिकल या कुछ भी, और शॉर्ट में अगर आप थोड़ा सा बता सके कि ऐसे हेल्थ इश्यूज का होने का हमारे देश में प्राइम रीजंस क्या क्या है। हैंड ओवर टू यू मैम। नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्कार। और आज हम लोग सब लोग इसलिए जुड़े हैं कि हम लोग औरतों के बारे में डिस्कस करें, औरतों के हेल्थ के बारे में डिस्कस करें। तो चलिए शुरू करते हैं वुमेन हेल्थ से। तो हम लोग परिवार की जो बैकबोन है वो औरत होती है ना, बट अपनी हेल्थ के बारे में हम लोग सबसे लास्ट सोचते हैं। तो आज हम लोग यहाँ जुड़े हैं कि सबसे पहले एक औरत अपनी हेल्थ के बारे में सोचे, वो कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर स्वस्थ औरत होगी या गृहिणी होगी घर में, तभी परिवार स्वस्थ होगा, परिवार स्वस्थ होगा तो सोसाइटी स्वस्थ होगी और देश तरक्की करेगा। या जो भी कुछ है ज्यादा, मतलब जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे खुश रहेंगे, खुश रहेंगे तो अच्छा परफॉर्म करेंगे, अच्छे इंसान बनेंगे, तो सारी जिम्मेदारी एक औरत की है। तो औरत का वेलबींग होना उतना ही इम्पोर्टेंट है एक देश का अच्छी तरह से चलना जितना इम्पोर्टेंट है। तो आज चलिए बात करते हैं हम कि औरत की वेलबींग के लिए हम लोग क्या करते हैं। अभी
अगर हम अर्बन एरियाज की या रूरल एरियाज की या औरतों की इन जनरल बात करें तो हमारी जनरेशन अब कुछ कुछ अपने हेल्थ के बारे में सोचने लगे। एक 20 मिनट का वॉक लेते हैं जनरली लोग, न्यूट्रिशन पे थोड़ा थोड़ा ध्यान देने लगे हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं कुछ लैक करता है। वो अगर न्यूट्रिशन हम लोग अगर ग्लास का दूध का ग्लास अपनी फैमिली को देंगे तो हम लोग अपने लिए जो दूध का ग्लास बचा होगा जनरली हम लोग सोचते हैं चलो इसकी अगले दिन चाय बन जाएगी, वी विल नॉट यूज इट फॉर अवर सेल्फ। तो जितना न्यूट्रिशन पूरी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट है उतना ही न्यूट्रिशन एक औरत के लिए भी जरूरी है। ऐसे ही अगर एक्सरसाइज, हम ये मानते हैं कि हमारे दिन भर में बहुत सारी एक्सरसाइज हो जाती है, हम खाना बनाते हैं, खाना सर्व करते हैं, बच्चों के पीछे भागते हैं, इट्स ओके, वो भी एक्सरसाइज है, बट उसके साथ साथ हम एक मेंटल पीस अपना भूल जाते हैं। तो एक छोटा सा योगा और समथिंग अगर हम परफॉर्म करें रेगुलर अपनी दिनचर्या में डाल लें तो हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए हम अपने टॉपिक पे आते हैं। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक था कि औरतों को क्या क्या गायनोलॉजिकल प्रॉब्लम कौन कौन सी होती हैं और कैसे किस किस स्टेज पे हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। तो हम लोग जैसे अगर एक लाइफ साइकिल की बात करें फीमेल की तो 10 से 12 साल की एज से उनको पीरियड शुरू हो जाते हैं। फिर जैसे ही शुरू होते हैं पीरियड्स तो उन लोगों को सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है ये पीरियड्स का होना, कि पीरियड्स क्यों हो रहे हैं और इसकी वजह से जो उनके अंदर मेंटल या फिजिकल चेंजेस आते हैं वो क्यों आ रहे हैं, या मुझे ही आ रहे हैं या सारी औरतों को आते हैं, सारी लड़कियों को आते हैं या लड़कों को भी आते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो इनके लिए फर्स्ट स्टेप होता है कि जैसे ही आपकी पीरियड्स, लड़कियों को या बेटियों को पीरियड्स आने की एज आ रही हो तो आप लोगों को पहले से उनको मेंटली तैयार रखें कि अभी 10-12 साल से पहले आपको बाद आपको पीरियड शुरू हो जाएंगे और पीरियड्स में आपको ये प्रिकॉशंस रखनी चाहिए। आपको एक कपड़ा या नैपकिन जो भी आप यूज करते हैं आप एक छोटा सा किट बना के उनके पास रखें, अगर स्कूल में कभी पीरियड स्टार्ट हो जाए तो वो उसका यूज कर पाए, डरे नहीं, घबराए नहीं। अगर हम जितनी भी वुमेन्स यहाँ बैठी हैं मुझे लगता है हर एक को अपना पहला पीरियड याद होगा कि उस जो मेंटल ट्रॉमा जो फर्स्ट पीरियड के टाइम में हर एक औरत गुजरती है, और हम लोग नहीं चाहेंगे कि वो ट्रॉमा या मेंटल टॉर्चर जो 5 डेज का हम लोग फर्स्ट पीरियड में, जिनके पास एक नॉलेज नहीं होती, जिनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि ये खून कहाँ से निकल रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों होते हैं पीरियड्स, उनको हम लोगों को भोगनी पड़ी, वो हमारे आगे जो जनरेशन है उनको ना वो चीज इफेक्ट करे। तो कोशिश कीजिए कि इस टाइम पे आप उनके न्यूट्रिशन का, मेंटल हेल्थ का, उनको पहले से ही इस सारी इंफॉर्मेशन का, एक किट का, उनको पैड यूज करने का तरीका, पैड को निकालने से पहले हाथ धोने चाहिए, पैड यूज करने से पहले हाथ धोने चाहिए, या बाथरूम आप यूज करते हो तो हाथ धोने चाहिए, और पैड को कभी भी गंदे हाथों से टच नहीं करना चाहिए। छोटी छोटी हेल्थ एंड सैनिटेशन की बातें हैं जो कि हम अपनी लाइफ में धीरे धीरे अपनाते हैं अपने एक्सपीरियंसेस से, बट अगर वो एक्सपीरियंस हम बच्चों को पहले से वो इंफॉर्मेशन दे दें तो उनको ना तो वो मेंटल ट्रॉमा से गुजरना पड़ेगा, ना ही उनसे होने वाली छोटी छोटी बीमारियां जो कि हम इग्नोर करते आए हैं। मान लो कि एक छोटे बच्चे को ईचिंग हो रही होगी, या लड़की को कभी गंदा पैड यूज करने की वजह से खुजली होती होगी या पेन होता होगा, तो हम लोग ये कह के उसको टाल देते हैं कि ये तो औरतों की एक प्रॉब्लम है और पेन तो हर किसी को होता है। बट किस लेवल का पेन होना चाहिए, कितना पीरियड्स हमारे लिए, कितना ब्लड ब्लीडिंग होनी चाहिए कितनी, वो इंफॉर्मेशन की कई बार ब्लीडिंग एक्सेसिव हो रही है, ब्लीडिंग कम हो रही है, वो भी एक पैरामीटर है अपनी हेल्थ को नापने का। कि मान लो अगर आपकी ब्लीडिंग 80 ml से ज्यादा हो रही है और आपको पैड जो है 5 से 7 बार चेंज करना पड़ रहा है, तो दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम। maybe you have some polycystic disorders, सिस्ट हो आपकी यूट्रस में, या ओवरियन सिस्ट हो आपको, या कैंसर डेवलप कर रहा हो, या अगर बच्चियों की बात करें तो बेसिकली सिस्ट होते हैं उस टाइम पे उनकी
यूट्रस में बन जाते हैं, और जिसकी वजह से उनको उस पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग ज्यादा होती है। तो वो सब इंफॉर्मेशन अगर उनको पास पहले हो तो वो शायद जो बीमारियां उस एज में होने वाली हो उससे पहले से तैयार रहें कि इसकी बीमारी अगर ये ऐसे इफेक्ट्स हो रहे हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। सिमिलरली अगर हम 20s की बात करें, 20s और 30s की बात, जब हमारी उस एज में आ जाते हैं जब हमारी शादी होती है और हम सेक्स के मतलब सेक्स करते हैं या फिर हम रिलेशनशिप में जाते हैं, तो उन दिनों अलग तरह की प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी में डेवलप होने लगती हैं। आपको हार्मोनल प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं, ईचिंग की प्रॉब्लम होती है, वजाइनल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होती है, देन आपको फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है और उसकी वजह से भी वीकनेस, वाइट डिस्चार्ज, कई बार वाइट सफेद पानी जो का रिसाव जो आपकी योनि से होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें भी कभी वो ग्रीन कलर का आता है, कभी आपकी योनि से स्मेल आती है। इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपको दिखते हैं बट आप इग्नोर कर देते हैं, और ये इग्नोरेंस का मतलब है कि आप उस इन्फेक्शन को बढ़ने का टाइम दे रहे हैं। तो अगर किसी चीज को तिल का तार बनाना आपने सुना होगा ना, तो अगर किसी बीमारी को एक तिल जितने बराबर साइज पे ही रोक दिया जाए तो उसका तार नहीं बनेगा, है ना। तो कोशिश कीजिए जैसे ही ईचिंग स्टार्ट हो, तो अगर 2 दिन से ज्यादा या 3 दिन से ज्यादा आपको खुजली और ईचिंग और जलन हो रही है योनि में, तो आप डॉक्टर से कंसर्न कीजिए। इट माइट बी कोई इन्फेक्शन होगा जो कि आपकी यूट्रस में डेवलप हो रहा होगा, या वो इन्फेक्शन, क्योंकि अगर आप उसको टाइम देंगे तो धीरे धीरे वो इन्फेक्शन आपके पेट तक या फॉलिकल फिलोपियन ट्यूब से होता होता और ऑर्गन्स तक भी पहुंच जाता है और उससे बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। सिमिलरली प्रेगनेंसी के टाइम पे लोग फॉलिक एसिड जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं या आयरन कैप्सूल्स होते हैं वो टाइम टू टाइम नहीं खाते, जिनकी वजह से भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पीसीओडी या पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक डिसऑर्डर्स जो हमारी बॉडी में डेवलप होते हैं, उनका भी एक मेन रीजन है कि 2 हार्मोन्स हमारी ये जो साइकिल होती है उसको कंट्रोल करते हैं, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये 2 हार्मोन्स का भी इम्बैलेंस हमारी बॉडी के लिए एक बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। अगर इनमें इम्बैलेंस होता है तो बहुत सारी चीजें उस पर वेरी करती हैं। तो जैसे कि अगर आपको मालूम हो कि जो एक वुमेन है वो अंडा बनाती है और अंडा जब रिलीज होता है तो उसका जब अंडा ओवरी से रिलीज होता है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है, और अगर उस दौरान प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के लेवल में इम्बैलेंस होता है तो वो ओवरी जो है, ओवरी से जो ओव्यूल या अंडा बनेगा वो इमेच्योर फॉर्म में बनता है या ज्यादा अंडे रिलीज हो जाते हैं और वो हमारी यूनि में जाके या यूट्रस में जाके वो सिस्ट बना लेते हैं, जिसकी वजह से ये जो हार्ड हो जाते हैं और ये पीसीओडी की हमें प्रॉब्लम आती है। इसी तरह से एक और हार्मोन होता है जब अंडा हमारी ओवरी से बाहर निकलता है, दैट इज अ मेल हार्मोन्स, और जिसकी वजह से वो बहुत ही कम क्वांटिटी में रिलीज होता है हमारी बॉडी से। तो अगर वो रिलीज होता है तभी देखते हैं ना, जैसे आप 20 या 30 मतलब जैसे बड़े होते हैं तभी आपके बाल आने शुरू हो जाते हैं मुंह पे मूंछों के बाल या हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है। तो वो बेसिकली मेल हार्मोन जो हमारी बॉडी में सिक्रीट हो रहा है और उसकी वजह से हमारे ये चेंजेस आते हैं। बट अगर ये एक्सेसिव आप अगर देखते हैं कि आपकी बॉडी पे ज्यादा बाल आ रहे हैं या आपकी जो ब्रेस्ट है वो हार्ड हो रही है या आप चिड़चिड़े हो गए हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो दैट मीन्स ये 2 हार्मोन्स जो हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कुछ गड़बड़ कर रहे हैं और इनका इम्बैलेंस हो रहा है। और अगर इस तरह का आप अपने अंदर चेंज देखें तो तुरंत आप डॉक्टर के पास जाएं और कंसर्न करें कि क्यों हो रहा है। वेट आजकल सारी महिलाएं जो है अपना वेट बढ़ने की वजह से बहुत परेशान रहती हैं कि एकदम से मेरा वेट बढ़ गया। तो ये सब भी इफेक्ट कहीं ना कहीं
इन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन के लेवल के इम्बैलेंस की वजह से ही हमारा वेट बढ़ता है। शुगर का मेटाबॉलिज्म जो है स्लो हो जाता है, मेटाबॉलिज्म रेट स्लो हो जाता है। तो अगर हम ये सब चीजें ऐसे सोचते हैं कि शायद एज के साथ ये होता ही है, हमने ये मान लिया है, बट अगर हम लोगों को अपने वेलबींग के बारे में सोचना है और अपने आप को तंदुरुस्त रखना है या अपनी केयर करनी है, तो हम लोग पहले से ही ये सब सोच के रखें कि इस तरह के सिंड्रोम, इस तरह के चेंजेस आएंगे। एस्ट्रोजन बढ़ेगा, जब पीरियड्स आने शुरू होते हैं तब हमारी बॉडी में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट होने या बढ़ने, उनकी मात्रा बढ़ती है, क्योंकि ये जो हार्मोन्स हैं हमारे पीरियड्स को कंट्रोल करते हैं। और ऐसे ही जब मेनोपॉज आता है, जब पीरियड्स खत्म होने वाले होते हैं, तब इनका लेवल घटने लगता है, पर बॉडी जो है धीरे धीरे अपनाती है इस बढ़े हुए एस्ट्रोजन लेवल को या घटे हुए एस्ट्रोजन लेवल को। और जब ये घटता है तो फिर बहुत सारे वेरिएशन आते हैं हमारी बॉडी में, इस तरह के कि यूट्रस जो है कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, आपकी जो उसकी वॉल्स हैं वो हार्ड होने लगती हैं, जिसकी वजह से पेल्विक रीजन में आपको पेन होता है। आप महसूस करेंगे कि कई बार सेक्स करते हुए आपको पेन होने लगता है, या ब्लीडिंग ज्यादा होने लगती है। तो ये भी एक तरह के सिम्टम्स हैं जिनके ऊपर हमें कांस्टेंट चेक रखना चाहिए कि अगर हमें ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी है एक लेवल से, तो दैट माइट बी क्या हमें मतलब अंदर कैंसर तो नहीं डेवलप हो रहा, या हमें सिस्ट तो नहीं बन गए, या फाइब्रॉइड तो नहीं बन गए, या एस्ट्रोजन की मात्रा इतनी तो नहीं बढ़ गई। तो मतलब इनके टेस्ट हमें दौरान एक के बाद मतलब एक एज से कराते रहना चाहिए। 30-40s के बाद आप ये वाले हार्मोन्स के टेस्ट कराते रहें, तो जिसकी वजह से आपको पता रहेगा कि आपको अपने लिए क्या करना है। अगर एस्ट्रोजन बढ़ा है तो उसकी अलग दवाइयां होती हैं, अलग ट्रीटमेंट है, जो कि सर आपके साथ डिस्कस करेंगे। एक और बहुत ही छोटी सी बात है, एस्ट्रोजन पता है आपकी बोन्स को भी वीक करता है। तो ऑस्टियोपोरोसिस भी एक जो आजकल आम बीमारी है कि जोड़ों में दर्द है और मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं, ये भी एक रीजन कहीं ना कहीं हमारे पीरियड साइकिल के गड़बड़ होने से या एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने से ही रिलेटेड है। और सो ये सब हमारे इंडिकेशंस हैं। मान लो कि कई बार ऐसा लगता है आपकी स्किन जो है डल होती जा रही है, आपको बुढ़ापा जल्दी नजर आ रहा है, तो ये भी एक आपकी अगर यूट्रस या आपका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर नहीं अच्छे से काम कर रहा, तो इट विल रिफ्लेक्ट ऑन योर एज, ऑन योर स्किन ऑल्सो, एंड on every part of the body is affected because of all these activities that is interlinked. So हमें जो है इन सब पे, जैसे होता है ना, हम एक एज के बाद आपको अगर दिखना कम हो जाता है, आप डॉक्टर के पास जाते हो। अगर आपको लगता है कि मुझे मेरा बीपी इंक्रीज हो रहा है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। सिमिलरली हम इस चीज को जो छुपाते हैं कि पीरियड्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, या मुझे पेल्विक रीजन में दर्द हो रहा है, निचले हिस्से में दर्द हो रहा है, या फिर वो छुपाना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक मुख्य कारण है हम लोगों में होने वाली बड़ी एक संकेत है कि जो औरतों में 80% औरतों में पीसीओडी की प्रॉब्लम है। अगर ये सारी चीजें हमें एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर हम मतलब पता चल जाए, तो शायद हम एक छोटे लेवल पे ही उनको रोक पाए। सिमिलरली हम लोगों को अपना प्रोजेस्टेरोन लेवल चेक कराना चाहिए, लिपिड प्रोफाइल कराते रहना चाहिए, ऑस्टियोपोरोसिस का एक प्रोफाइल चेक कराते रहना चाहिए, आपको ग्लूकोमा का अपना चेक कराना चाहिए, जैसे आप डायबिटीज का अपना चेक आपको रेगुलर कराना चाहिए। अब आते हैं हम लोग अगर 30s में हमें ये वाली सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। जैसे ही हम मेनोपॉज की स्थिति में आते हैं तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेवल डिक्रीज होने लगता है, तो उससे डिप्रेशन, सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, आपका यूट्रस जो है सुकड़ जाता है, हार्ड हो जाता है, बल्की हो जाता है, और इस तरह की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है।
फिर आप 55 की एज में जब आपका पीरियड्स खत्म हो जाते हैं तब और प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं कि बाल कम होने लगते हैं। आप अब ज्यादातर आपका प्रोजेस्टेरोन लेवल कम हो जाता है तो आपके एक सर में हल्का सा दर्द रहता है, पीरियड आपका बीपी हाई हो जाता है, तो शुगर होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये सब चीजें एक तरह से मैं ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि ये सब चीजें इंटरलिंक हैं और इनके सिम्टम्स हमें दिखने लगते हैं, बट हर एक एज में वो सिम्टम्स आते हैं उस पर्टिकुलर बीमारी के, बट हम इग्नोर करते रहते हैं क्योंकि वो सिम्टम्स सारे हमारे पीरियड से रिलेटेड है, पीरियड से रिलेटेड है। और उस पीरियड्स के टाइम को या उस चीज को हम लोग इतना छुपाते हैं, हर एक चीज को उससे रिलेटेड भी। अपने पैड्स जो है हम एक कोने में छुपा के रखते हैं कि उसमें किसी को दिखाई ना दे। अंडरवियर जो होगा वो भी सुखाएंगे तो बाथरूम में सुखाएंगे या कहीं ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप ना लगे। पैड्स कोने में जहाँ छुपाते हैं वहां पे सीलन भी होती है, वहां से बैक्टीरिया उन पे आते हैं। फिर एक मेन रीजन है इन्फेक्शन या ये सारी बीमारियां होने का, पैड, सैनिटरी नैपकिन जो हम आज तक यूज करते आए हैं, उनमें भी कुछ तरह के केमिकल्स हैं जो कि हमारी बॉडी में हीट जनरेट करते हैं जब हम सैनिटरी नैपकिन को यूज करते हैं। डाइऑक्सिन नाम का एक केमिकल है, और जिसकी वजह से भी हमें ये जो कैंसर के केसेस जो बढ़ते जा रहे हैं, ब्रेस्ट कैंसर के जो बढ़ते जा रहे हैं, वो मेन रीजन हमारा ये डाइऑक्सिन नाम का जो केमिकल जो कि उसे आपके जो क्या कहते हैं सैनिटरी नैपकिन को ब्लीच करने के लिए यूज होता है, वाइट बना के सुंदर बनाने के लिए यूज होता है। उस केमिकल की वजह से जो हीट जनरेट होती है उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। और हीट की वजह से क्या होता है, कांस्टेंट यूज करते करते पैड्स आजकल 10 साल से सैनिटरी नैपकिन हम यूज करने लगते हैं, और कितनी बार वो डाइऑक्सिन नाम का केमिकल हमारी यूट्रस से टच होता है और अंदर जाता है, और जिसकी वजह से यूट्रस हीट इतनी जनरेट हो जाती है कि यूट्रस की वॉल्स जो है धीरे धीरे हार्ड होने लगती हैं, जो एंडोमेट्रियम होती है वो हार्ड हो जाती है लेयर, और जिसकी वजह से हमारा यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है और बल्की हो जाता है और नीचे खिसक जाता है। तो आप देखते हैं ना जो पेट लटक जाता है फीमेल्स का, तो मेन वो आपका यूट्रस जो है लूज हो गया है, अपनी जगह छोड़ने लगता है। तो ये भी एक हमारा मेन रीजन इससे ये जो सैनिटरी नैपकिन का बार बार यूज करना या जो कांस्टेंट यूज करना और क्या कांस्टेंट इस केमिकल से टच में रहना, इसकी वजह से ये हमें इन्फेक्शन या इस तरह के डिसऑर्डर से गुजरना पड़ता है, या इस तरह के केसेस बढ़ते जा रहे हैं कैंसर के, आपके पीसीओडी के, फाइब्रॉइड्स के, आपके सर्वाइकल कैंसर के। तो इस तरह की बीमारियों के बारे में अभी मैंने तो सिर्फ ये क्यों होती है थोड़ा सा पार्ट आपके साथ शेयर किया, बट इससे हम कैसे बच सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट होने चाहिए, कौन से विटामिन पर्टिकुलर स्टेज पे खाने चाहिए, या कैसे हम इन सब से अपने आप को बचा सकें या मेंटेन कर सकें अपनी लाइफस्टाइल को, ये डॉक्टर अनुराग सर मुझसे बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं। और तो मैं उनको इनवाइट करती हूँ कि आगे। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। और आपने बहुत ही शानदार जानकारी दी। मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को इस जानकारी से बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अपने हेल्थ को मैनेज करने में, खासतौर पे हमारी फीमेल को। अभी आपने जो कुछ पॉइंट्स बताए उसमें से एक खास पॉइंट पे मैं सभी लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करना चाहूंगा, दैट वाज रिगार्डिंग यूजेज ऑफ सैनिटरी पैड्स। एक्चुअली सैनिटरी पैड्स के बारे में हमारे यहाँ बहुत सारे मिथ्स हैं। मैं उन मिथ्स के बारे में बात करूंगा कि सैनिटरी पैड के बारे में कॉमन मिथ्स क्या है। पहली बात तो हमारी सोसाइटी में जो फीमेल है, इवन एजुकेटेड फीमेल, इवन आई टेल यू अबाउट डॉक्टर्स, उससे ज्यादा तो एजुकेटेड कोई नहीं हो सकता ना, वो भी इसको शर्म की विषय वस्तु मानती है। बहुत सारी डॉक्टर्स भी है जो सैनिटरी पैड के बारे में ओपनली बात करने से इतना कंफर्टेबल फील नहीं करती। बहुत सारी एजुकेटेड फीमेल, घर में इसको छुपा के रखा जाता है, बाजार में खरीदेंगे तो इसको पेपर में लपेट के या ब्लैक पॉलिथीन में डाल के, और आपने बहुत ही अच्छा बोला, इसको ऐसी जगह कोने में घुसा के रखा जाता है जहाँ पे मॉइस्चर हो, सीलन हो, जिसकी वजह से इसमें
इन्फेक्शन होने का खतरा है। दूसरा, जो हाइजीनिंग ऑफ अंडरगारमेंट्स, उसका भी सेम है। अगर बाहर भी सुखाते हैं कोई तो उसके ऊपर कपड़ा डाल देते हैं कवर करने के लिए, और अगर खुला भी सुखाते हैं तो धूल मिट्टी आती है, उस पर कभी चिड़िया बैठ जाती है, उसकी वजह से भी उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया या कुछ भी गंदगी कैरी होने का खतरा रहता है। सैनिटरी पैड के बारे में एक और जो मिथ है वो है साइज का। इंडिया में ज्यादातर लोगों को सैनिटरी पैड का साइज फोबिया है। वो साइज फोबिया क्या है कि वो सोचते हैं कि जितना बड़ा होगा उतना ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा। दैट इज ट्रू, बड़ा होगा तो ज्यादा एब्जॉर्ब करेगा, बट क्या हमें उतने ज्यादा एब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट है? एक हेल्दी फीमेल को 25, 30 to 50 ml मैक्सिमम, इतना ही ब्लड फ्लो होना चाहिए 24 आवर्स के पीरियड में। अगर 24 घंटे में आपको मैक्सिमम 50 ml, यानी एक पैड अगर आप 12 घंटे यूज करते हैं तो आपका 25 से 30 ml होना चाहिए। यकीन मानिए जो स्मॉल साइज का सैनिटरी पैड होगा ना अगर कोई, तो वो भी इससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। स्मॉल साइज का सैनिटरी पैड भी इससे ज्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है। प्रॉब्लम क्या है? इसके पहनने का सही प्रोसीजर। कपड़ों में स्टेनिंग इसलिए नहीं होती क्योंकि आपका बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है तो बड़े साइज का चाहिए, या वो छोटे साइज का होने से खिसक जाए तो अपनी जगह से। तो एक तो इसको पहनने का सही प्रोसीजर, जो सैनिटरी पैड इंडिया में बनाए जाते हैं बहुत सारे ब्रांड के, उसके ऊपर जो उसको होल्ड करने के लिए अंडरगारमेंट के साथ उसको स्टिक करने के लिए जो पैटर्न होता है, या तो वो सही नहीं होता, या उसका मटेरियल ऐसा होता है कि वो हर तरह के कपड़े के साथ ठीक से स्टिक नहीं हो पाता है, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप बड़े साइज के लिए जाते हैं तो क्या होगा कि मान लीजिए आपका 50 ml से, यानी नॉर्मल से ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, ब्लड लॉस आपका नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, लेकिन आपका पैड उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। हो सकता है अंदर कोई बीमारी डेवलप हो रही हो, कैंसर डेवलप हो रहा हो, लेकिन वो आपको पता ही नहीं चलेगा। क्यों पता नहीं चलेगा? क्योंकि आपको ये नहीं पता चलेगा कि मुझे ज्यादा ब्लीडिंग हो रही है। क्यों? क्योंकि जितनी भी ब्लीडिंग हो रही है वो आपका पैड एब्जॉर्ब कर रहा है। तीसरा हार्म क्या है कि मार्केट में मिलने वाले जो सैनिटरी पैड्स हैं उन पे आप देखेंगे, मार्केट में मिलने वाला कोई पैड, हम आपको भी एक लाइव डेमो में भी दिखाएंगे, मार्केट में मिलने वाला कोई भी पैड हो, अंदर की तरफ उसका लेयर कुछ भी हो, बाहर की तरफ से एक प्लास्टिक की लेयर होती है। बाहर की तरफ से प्लास्टिक की लेयर क्यों होती है? क्योंकि कोई पैड कितना एब्जॉर्ब करता है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें रिवर्स प्रिपरेशन, यानी जो एब्जॉर्ब किया उसको रोक के रखने की कितनी क्षमता है। जैसे स्पंज होता है तकियों में, गद्दों में जो यूज करने, या सोफा सेट आपके घर में होगा, वो सोफा सेट में एक स्पंज का गद्दा होता है, उस गद्दे के ऊपर आप पानी गिरा दो, वो पानी पूरा एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन उस गद्दे के ऊपर बैठो तो आपकी पैंट गीली हो जाएगी। क्यों? क्योंकि जब वो दबता है तो वो पानी को छोड़ देता है। सिमिलरली आपका जो सैनिटरी पैड है वो बड़ा साइज है, एब्जॉर्ब तो कर लिया, लेकिन जैसे ही वो दबेगा, ट्विस्ट होगा, वो लिक्विड छोड़ेगा। तो दूसरी साइड में कपड़ा होता है, बाहर की साइड में आप उससे अगर निकलेगा तो आपके कपड़े खराब होंगे, सॉरी, उसमें पॉलिथीन होता है, इसलिए वहां पे प्लास्टिक लगा दिया जाता है। बाहर की साइड में सैनिटरी पैड में प्लास्टिक लगाया जाता है, जो अभी आपको हम लाइव डेमो में दिखाएंगे। वो प्लास्टिक लगाने से दो नुकसान होते हैं। पहला नुकसान कि दबने के बाद जो भी लिक्विड बाहर आएगा वो आपकी बॉडी की तरफ आएगा, यानी आपकी बॉडी ने जो लिक्विड को डिस्कार्ड कर दिया है, बॉडी से निकाल दिया है, वेस्ट बना दिया है, वो वापस से आपकी बॉडी में जाएगा। अब सोचिए, जिस चीज को आप हाथ नहीं लगाना चाहते, जिस चीज को आप फेंकना चाहते हैं, जिस चीज को आपकी बॉडी फेंकना चाहती है, जिस लिक्विड को, वो वापस से आपकी बॉडी में जा रहा है। और वो वापस से ऐसे ही नहीं जा रहा है। जब प्लास्टिक लगाया जाता है तो प्लास्टिक सबसे पहले क्या करता है? हवा के सर्कुलेशन को कट ऑफ करता है, एयर सर्कुलेशन को कट ऑफ करता है। बॉडी का वो एरिया ही ऐसा है जहां पे एयर सर्कुलेशन बहुत कम है। फर्दर एयर सर्कुलेशन कट ऑफ हो गया, तो जब फर्दर एयर सर्कुलेशन कट ऑफ हो गया तो क्या होगा? हवा नहीं आएगी, हवा नहीं आएगी तो बैक्टीरिया पैदा होगा। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? जैसे पसीने में बदबू होती है, ये सभी लोग जानते और मानते हैं, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। अगर पसीने में बदबू होती तो माथे के पसीने में भी बदबू है। माथा के पसीना सूंघ के देखिए, क्योंकि ये हवा के, खुली हवा के कांटेक्ट में है, यहाँ पे बदबू पैदा नहीं होती, क्योंकि खुली हवा में ऑक्सीजन होता है जो बैक्टीरिया को मार देता है। यहाँ के पसीने में अगर बैक्टीरिया पैदा होगा तो ये रेगुलर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में वो मरता जाएगा, तो इस पसीने में बदबू नहीं आएगी, क्योंकि बदबू पसीने की नहीं होती। पसीना तो केवल नमकीन पानी है, बदबू पसीने की नहीं होती, बदबू पसीने में पैदा होने वाले बैक्टीरिया की होती है। जहां पे मॉइस्चर होगा, जहां पे हीट होगी,
और जहां पे ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी वहां पे बैक्टीरिया तेजी से ग्रो करता है। आप देखेंगे आपके जूते के अंदर ज्यादा बदबू होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे हवा नहीं जाती। आपके अंडर आर्म्स में ज्यादा बदबू होती है, क्यों? क्योंकि वहां पे हवा नहीं जाती। तो सिमिलरली जहां पे सैनिटरी पैड लगाने की जगह है वहां पे भी हवा कम जाती है। ऊपर से आपने एक पैड लगा दिया जो प्लास्टिक से कवर्ड है, तो हवा तो बिल्कुल ही जीरो हो गया। तो वहां पे बैक्टीरिया कितनी तेजी से ग्रो करेगा ये आप समझिए। तो जो पीरियड्स के दौरान जो बदबू होती है उसका रीजन है वो आपके पैड में लगा हुआ प्लास्टिक। जब बैक्टीरिया नॉर्मल सिचुएशन से कम 60 गुना तेजी से ग्रो करता है, तो अगर आप प्लास्टिक लगा हुआ पैड पहन रहे हैं तो वो केवल 6 से 10 मिनट के लिए सेफ है, क्योंकि 6 से 10 मिनट में आपके पैड के सतह पे जो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में होता है उस सतह पे 20 मिलियन तक बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं सिर्फ 10 मिनट्स में, क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं है। 20 मिलियन तक, ऐसा नहीं है कि 20 मिलियन ही होगा, कम भी हो सकता है, बट अप टू 20 मिलियन बैक्टीरिया पैदा हो सकते हैं पैड की सरफेस पे। और वो पैड जिसमें 6 से 10 मिनट में 20 मिलियन बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं और उसके बाद भी बढ़ते रहेंगे, उस पैड को आप 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे लगा के रखते हो। क्यों? क्योंकि आपने बड़ा साइज लिया है। बड़ा साइज क्यों लिया? ज्यादा एब्जॉर्ब करने के लिए, पैसा बचाने के लिए, बार बार बदलना ना पड़े इस झंझट से बचने के लिए। तो आप तो ज्यादा देर लगा के रखोगे। छोटा साइज होगा तो वो जल्दी फुल हो जाएगा, आप उसको जल्दी बदलोगे, तो वो बैक्टीरिया आपको कम नुकसान पहुंचा पाएगा। बड़ा साइज लोगे तो ज्यादा देर लगा के रखोगे, ज्यादा नुकसान होगा वो बैक्टीरिया से। और वही बैक्टीरिया जब वो पैड दबेगा, वो लिक्विड बाहर निकलेगा, उसके साथ वो बैक्टीरिया बाहर निकलेगा, और वो लिक्विड जाएगा कहाँ? आपकी बॉडी के अंदर। तो जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो वो बैक्टीरिया भी जाएगा उस लिक्विड के साथ साथ। जो लिक्विड पैड के अंदर गया और वापस से बाहर आया तो पैड के अंदर जो केमिकल बन गया है डाइऑक्सिन, जिसकी चर्चा नेहा मैम ने की, जो एक कार्सिनोजन है, आर्सेनिक से 200 गुना ज्यादा हार्मफुल। आर्सेनिक जहर है, उससे भी 200 गुना ज्यादा। दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल है डाइऑक्सिन, कैंसर के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक, वो भी आपकी बॉडी में जाएगा। यही वजह है कि WHO की एक रिपोर्ट कहती है कि इंडिया में हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ होती है सर्विक्स के कैंसर से। हर 7 मिनट में केवल सर्विक्स कैंसर। आई एम नॉट इंक्लूडिंग यूट्राइन कैंसर, आई एम नॉट इंक्लूडिंग ओवेरियन कैंसर, आई एम नॉट इंक्लूडिंग ब्रेस्ट कैंसर, ओनली सर्विक्स कैंसर। हर 7 मिनट में एक महिला की डेथ होती है, यानी 1 घंटे में 8-9 महिलाएं, यानी लगभग 200 महिलाएं पर डे। ये कितना? और ये वो डेटा है जो हॉस्पिटल में रिपोर्ट हुआ है। कुछ ऐसे अनरिपोर्टेड डेटा भी होंगे जिसकी कहीं रिपोर्टिंग ही नहीं हो पाती है, वो WHO के काउंटिंग में नहीं आती। गांव में, छोटे शहरों में, देहात में किसी नीम हकीम ऐसे डॉक्टर से इलाज करा के डेथ हो गई या पता ही नहीं चल पाया, ऐसे भी पता नहीं कितने केस होंगे। और उसका प्राइम रीजन है आपके सैनिटरी पैड में मिलने वाला ये डाइऑक्सिन। अब डाइऑक्सिन के प्रोडक्शन को सरकार बैन क्यों नहीं कर पा रही? उसके पीछे एक टेक्निकल पंगा है। डाइऑक्सिन कोई डाल नहीं रहा है, उसमें जो ब्लीच है, जो उसको सफेद, झक सफेद बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, उस ब्लीच की वजह से डाइऑक्सिन बनता है। या अगर डाइऑक्सिन डाला भी गया तो सैनिटरी पैड में डाइऑक्सिन डाला क्यों जाता है? डाइऑक्सिन होता है हीट रेसिस्टेंट, वो उस गर्मी को रोकता है। वो डाइऑक्सिन डाला जाता है सीमेंट की चादरों में, ताकि सूरज की गर्मी घर के अंदर ना आए। तो जब पैड में डाइऑक्सिन डाल दिया या डाइऑक्सिन बन गया तो वो बॉडी की गर्मी को बाहर नहीं निकलने देगा। एक तो प्लास्टिक का लेयर है, ऊपर से डाइऑक्सिन है, गर्मी कितनी बढ़ जाएगी। इसीलिए जब आप पैड लगाते हैं तो पीरियड्स के दौरान आपको बहुत ज्यादा हीट पैदा होती है, बहुत ज्यादा हीट महसूस होती है। वो हीट की वजह से ब्लीडिंग बढ़ती है। अगर आपकी ब्लीडिंग बढ़ जाएगी तो आप पैड जल्दी जल्दी बदलेंगे, तो क्या होगा? जल्दी जल्दी बदलेंगे तो जल्दी जल्दी खरीदेंगे, तो मार्केट में सेल बढ़ जाएगी पैड की। उस सेल को बढ़ाने के लिए डाइऑक्सिन या तो डाल दिया या ऐसा केमिकल ब्लीच डाल दिया जिसने डाइऑक्सिन बना दिया। अब वो डाइऑक्सिन बनेगा यूज के टाइम में, लेकिन डाइऑक्सिन के मामले में एक टेक्निकल पंगा ये है, कानून के हिसाब से डाइऑक्सिन जब तक शरीर के अंदर नहीं जाएगा तब तक वो शरीर के लिए हार्मफुल नहीं है। बाहर एनवायरनमेंट में, आपके घर में डाइऑक्सिन है, हार्मफुल नहीं है। शरीर के अंदर कैसे जाएगा? क्योंकि पैड तो बाहर इस्तेमाल होने वाली वस्तु है, तो अगर उसमें डाइऑक्सिन है भी तो भी उसको बैन नहीं कर सकते
या डायोक्सिन बन भी जाता है तो उसको लीगली बैन नहीं किया जा सकता, क्योंकि शरीर के अंदर नहीं जा रहा। शरीर के अंदर वो क्यों जा रहा है? उस प्लास्टिक की लेयर की वजह से। प्लास्टिक की लेयर नहीं होती तो शायद कम जाता या नहीं जाता, लेकिन वो प्लास्टिक की लेयर, बैक्टीरिया, रिवर्स फ्लो, ये तीनों चीजें मिलके आपको बीमार बनाते हैं। देखिए, गायनी प्रॉब्लम्स अंदर से बहुत कम होती है। गायनी प्रॉब्लम जैसे चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो यूटीआई हो, चाहे वो किसी तरह का इन्फेक्शन हो, सिफिलिस हो, गोनोरिया हो, या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हो, ये सारी चीजों में 98% एक्सटर्नल रीजन से होती है। एक्सटर्नल रीजन क्या क्या? पहला, एक तो इंटरनल रीजन की पहले बात कर लेते हैं, जो 2-3 ही है। एक तो होते हैं हार्मोनल रीजन, जो अंदर से गायनी प्रॉब्लम्स पैदा करते हैं। दूसरा होता है एंसेस्ट्रल रीजन्स, जो वंशानुगत होता है। आपके मदर को या नानी को ये प्रॉब्लम थी तो वो आपको ट्रांसफर हो सकती है, बहुत सारी गायनी प्रॉब्लम्स, जिसमें गायनी कैंसर्स भी शामिल हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर, अगर आपके फैमिली हिस्ट्री में ब्रेस्ट कैंसर रहा है तो आपको ज्यादा रिस्क होता है। उसके अलावा बाकी सारे रीजन एक्सटर्नल रीजन। अगर आप फिजिकल रिलेशन बनाते हैं, दोनों पार्टनर की हाइजीनिंग की प्रॉब्लम से हो सकता है। आप ठीक ठाक रखते हैं, अपने हाइजीन का ख्याल रखते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर नहीं रखता तो भी आपको गायनी प्रॉब्लम हो सकती है। आपके अंडरगारमेंट्स की क्वालिटी, आप अंडरगारमेंट्स कैसे धोते हो, कैसे सुखाते हो, कैसे उसको रखते हो, ये सारी चीजें कंट्रीब्यूट करती है। सबसे ज्यादा गायनी प्रॉब्लम्स उभरने का, जो इन्फेक्शन होने का टाइम होता है, वो पीरियड्स होता है, बट पीरियड के पहले और बाद भी। आप पब्लिक टॉयलेट यूज करते हो कि नहीं? आपके घर में लोगों को टॉयलेट एटिकेट्स कितने हैं? क्योंकि आजकल ज्यादातर वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट का चलन है, बाहर या घर में। वेस्टर्न स्टाइल टॉयलेट में क्या होता है? फीमेल तो बैठ के करती है, मेल खड़ा होकर के करता है। अगर यूरिन की कुछ बूंदें टॉयलेट सीट पे गिर गई, कितने लोग हैं जो हर बार टॉयलेट करने से पहले सीट उठाते हैं? बहुत कम। अगर यूरिन की कुछ बूंदें सीट पे गिर गई तो वो तो पानी जैसा, वो सूखने के बाद पता ही नहीं चलेगा कि टॉयलेट का सीट गंदा। तो बहुत सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपका सैनिटरी नैपकिन, सबसे ज्यादा जिम्मेदार है सैनिटरी नैपकिन। तो बहुत जरूरी है समझना कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए। डब्ल्यूएचओ ने उसके लिए गाइडलाइन तय की। डब्ल्यूएचओ ने उसके लिए गाइडलाइन तय की है कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए, जो बिल्कुल हार्मलेस होगा। और यही नहीं है, पीरियड्स के दौरान हीटिंग की प्रॉब्लम सैनिटरी नैपकिन की वजह से क्यों होती है वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बैक्टीरिया होगा तो उससे इन्फेक्शन होगा, इचिंग की प्रॉब्लम होगी। बदबू की प्रॉब्लम क्यों होती है सैनिटरी नैपकिन के? सैनिटरी नैपकिन का जो इस्तेमाल है वो केवल ब्लीडिंग जो होती है उससे कपड़े को बचाना है, केवल यही इस्तेमाल नहीं है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन आपके हेल्थ को बचाने के लिए एक इंपॉर्टेंट हथियार है। खाली उसको कपड़ों में दाग लगने से बचने का उपाय मत समझिए। अभी भी 90% फीमेल सैनिटरी नैपकिन को केवल दाग से बचने का उपाय समझती है। उनके लिए एक वेस्ट मटेरियल है वो, जो डस्टबिन में ही जाना है। तो ज्यादा पैसा क्यों खर्च करूं? नहीं, वो आपको गायनी की सारी प्रॉब्लम से बचाने का हथियार है। गायनी की सारी प्रॉब्लम से बचाने का हथियार है, केवल कपड़ों में दाग लगने से बचाने का हथियार नहीं है वो आपकी सेहत की चीज है। इसीलिए डब्ल्यूएचओ ने उसके ऊपर गाइडलाइंस जारी की कि सैनिटरी नैपकिन कैसा होना चाहिए। उन गाइडलाइंस के हिसाब से अगर कोई सैनिटरी नैपकिन बनाई जाए तो उसमें कोई प्लास्टिक का मटेरियल नहीं होगा, कोई सिंथेटिक मटेरियल नहीं होगा, कोई ब्लीच इस्तेमाल नहीं होगा, कोई स्पॉन्ज इस्तेमाल नहीं होगा। तो जिसकी वजह से ना तो हीटिंग होगी, ना बैक्टीरिया होगा, ना बदबू होगी, ना इचिंग की प्रॉब्लम होगी, ना किसी तरह का इन्फेक्शन होगा, ना ही कोई गायनी कैंसर होगा। इसके भी अलावा इसमें एक अगर और एडवांस, जिसको स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन बोलते हैं, उसमें एनायंस यूज किए जाते हैं, एक्टिव ऑक्सीजन यूज किए जाते हैं, जो 12 घंटे तक उसको गारंटीड बैक्टीरिया फ्री रखते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में एक और प्रॉब्लम होती है, वो होता है ब्लीडिंग की वजह से होने वाली वीकनेस, चिड़चिड़ापन, और उस वीकनेस की वजह से होने वाला कमर का, पेड़ू का या नितंबों का या जो सर्विक्स रीजन है उसका दर्द, उसमें सूजन। तो ये सारी चीजों को एनायन चिप के थ्रू कंट्रोल किया जा सकता है। और ऐसा सैनिटरी नैपकिन अवेलेबल है, बस हमें जानकारी नहीं। ऐसा सैनिटरी नैपकिन कैसा होता है? वो मार्केट में मिलने वाले जो फेमस ब्रांड जिसपे आप बोस्ट करते हैं, मैं तो ये यूज करती हूँ, मैं तो वो यूज करती हूँ, उन सैनिटरी नैपकिन्स के मुकाबले क्या अलग होता है इन सैनिटरी नैपकिन्स में?
और क्यों आपको इस्तेमाल करना चाहिए, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों आपको स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करना चाहिए। वो वेस्ट मटेरियल नहीं है, उसमें पैसे बचाने की मत सोचिए, क्योंकि पैसे बचाने की वजह से अगर ऊपर वाला ना करे कैंसर जैसी कोई चीज हो गई ना, तो जितना आपने जिंदगी भर में सस्ता सैनिटरी नैपकिन करके बचाया होगा, उतना तो केवल टेस्ट कराने में कि कैंसर है या नहीं है वो कंफर्म करने में खर्च हो जाएगा। इलाज तो दूर की बात है, कैंसर है या नहीं है ये कंफर्म करने में आपका उससे ज्यादा पैसा खर्च हो जाएगा जितना आप सस्ता सैनिटरी नैपकिन इस्तेमाल करके पूरी जिंदगी में बचाएंगे। ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है सैनिटरी नैपकिन। सैनिटरी नैपकिन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन कैसा इस्तेमाल करना चाहिए इंपॉर्टेंट है। बच्चों को आप दूध पिलाते हैं, जरूर पिलाते हैं, लेकिन कोई कैसा भी दूध पिला देंगे क्या सस्ते वाला खरीद के? बच्चों को आप फल खिलाते हैं, कैसा भी खिला देंगे क्या? आप खुद ही कॉस्मेटिक्स यूज करते हैं, कैसा भी यूज कर लेंगे क्या? आप लिपस्टिक लगाते हैं, कोई भी कैसा भी यूज कर लेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। तो वैसे ही ये सेहत से, ये सोच लीजिए 4 तरह के कैंसर जिसकी वजह से इंडिया में सबसे ज्यादा डेथ होती है। कैंसर की वजह से पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की डेथ होती है। क्यों? क्योंकि ये 4 कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर, यूट्राइन कैंसर और सर्विक्स कैंसर, ये 4 कैंसर केवल महिलाओं को होते हैं, पुरुषों को नहीं होता। पुरुषों को ब्रेस्ट नहीं है, यूट्रस नहीं है, ओवरी नहीं है, सर्विक्स कैविटी नहीं है, तो ये कैंसर उनको नहीं होता, ये केवल महिलाओं को होता है। तो ये 4 कैंसर केवल महिलाओं को होने के लिए, उसमें से 70% केसेस, 30%, अगर 100 लोगों को ये 4 में से कोई कैंसर हुआ तो 30 लोगों को कोई दूसरे रीजन हो सकते हैं, हार्मोनल इंबैलेंस का, हेरिडेटरी रीजंस, लेकिन 70 महिलाओं को ये सैनिटरी पैड की वजह से होता है। अगर आप नहीं चाहते कि आप उस 70 में हो तो इस टॉपिक को सीरियसली लीजिए। और अभी आपको डॉक्टर निधि सक्सेना कंपैरिजन दिखाएंगी मार्केट में मिलने वाले बहुत ही फेमस और महंगे ब्रांड से कि स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन में, टीएन्स के स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन में, क्योंकि दुनिया में WHO के 100% गाइडलाइंस के हिसाब से केवल एक ही ब्रांड का सैनिटरी नैपकिन है जो आता है, टीएन्स का। तो टीएन्स के स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन में और मार्केट में मिलने वाले सो कॉल्ड फेमस और महंगे सैनिटरी नैपकिन में क्या फर्क है, वो आप एक लाइव डेमो में देखिए। तो वेलकम निधि मैम, आप एक डेमो दिखाएंगे और आई होप आप, आर यू रेडी? यस सर। ओके, तो हैंड ओवर टू यू मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके सर। यहाँ पे हम आपको दो ब्रांड्स दिखाना चाहते हैं। सबसे कॉमन जो हम आजकल यूज कर रहे हैं वो हमारा विस्पर सैनिटरी नैपकिन है, जो 80% महिलाएं यूज करती हैं, और दूसरा हमारा है एरीज ब्रांड का सैनिटरी नैपकिन। इन दोनों में हम आज आपको कंपैरिजन दिखाएंगे, फिर आप लोग खुद डिसाइड करिएगा कि हमें किस तरह का सैनिटरी नैपकिन यूज करना चाहिए, और अपने सैनिटरी नैपकिन को आप लोग चेक कर सकते हैं। ये विस्पर वाला सैनिटरी नैपकिन जब आप बाजार से लाते हो, तो जैसे नेहा मैम और अनुराग सर ने बताया कि हम इसको जो है जब खोल देते हैं तो ये एक बार खुल गया, ये प्लास्टिक की कवरिंग है, खुल गया तो ये पूरा खुला रहता है। खुलने के बाद हम इसको, बहुत ही कम लोग हैं जो इसको बंद करके प्रॉपरली ढंग से रखते हैं। इसको खोलने के बाद इसमें हम जो है इसको अंदर रखेंगे तो बैक्टीरिया वायरस सब जाने का चांसेस रहता है, डस्ट वस्ट। इसमें हम इसका सैनिटरी नैपकिन का एक पीस निकालते हैं। ये हम इसको देखेंगे तो ये भी जो है आपका पर्स में हम लोग सब लेडीज कैरी करते हैं यूजुअली। ये भी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी ओपन है यहाँ से। इसको हम खोल देते हैं तो ये भी पर्स में अगर हम रखते हैं तो इसमें भी सारे डस्ट वस्ट जाने के सारे चांसेस रहते हैं। इसको हम इधर एक साइड लगाते हैं। ये हमारा दूसरा जो सैनिटरी नैपकिन है एरीज ब्रांड का, इसको ये आप देखेंगे सबसे पहले तो ये एल्युमिनियम फॉइल की पैकिंग है। इसमें हमने देखा था कि प्लास्टिक की पैकिंग है। ये जो प्लास्टिक की पैकिंग है, एक तो ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज्यादा खराब है, ठीक है। ये कम से कम 500 ईयर्स तक हमारे सॉइल में रहता है, उससे ज्यादा ही रहता है।
ये एल्युमिनियम फॉइल की पैकिंग है जो कि ये डिग्रेड हो जाती है आराम से। इसमें जो गम लगा है ये रीसेलेबल है। इसमें गम लगा है वो भी फ्रूट गम है जो कि ऑर्गेनिक है, तो इससे हमें जो है से कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। अब इसमें से हम एक पैड निकालते हैं, इसके साथ एक सेल्फ टेस्ट कार्ड भी है, इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। ये सैनिटरी नैपकिन को अगर आप देखोगे तो इसको अगर हम पर्स में कैरी करेंगे तो ये सब तरफ से सील्ड है, यहाँ से भी, यहाँ से आप सब तरफ से देख सकते हो। अब इसको हम जब खोलेंगे तो ये फर्स्ट टाइम खोलेंगे और फिर पूरा खुल जाता है। इसका जो पेपर भी है ये भी जो है बटर पेपर से बना हुआ है, तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है। तो हम इधर लगाते हैं। ये हमारा 8 लेयर सैनिटरी नैपकिन है, इसमें 8 लेयर्स हैं। अब ये अगर आप टच करके देखो तो दोनों जो हैं ये कॉटनी फील ज्यादा देता है, ये थोड़ा सा हमें, ये भी सॉफ्ट है लेकिन उतना अभी उतना सॉफ्ट नहीं है जितना ये है। यहाँ पे जैसे सर ने बताया आपको कि जो हमारी ब्लीडिंग मैम जो 1 मिनट के लिए इंटरप्ट करूंगा मैं आपको। हाँ जी सर। इस सैनिटरी नैपकिन में लोगों को ये ध्यान रखना है कि ये जो ग्रीन कलर का जो ये चिप दिख रहा है आपको, ये एरीज स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है और ये बाजार में मिलने वाला जो ब्रांड मैम ने दिखाया वो है। इन दोनों में आप एक चीज डिफरेंस देखिए, शुरू में बैक साइड में तो दोनों में गमिंग है जो अंडरगारमेंट को, पैंटी को होल्ड करती है, लेकिन साइड होल्डिंग के लिए यहाँ पे सिर्फ इस पैनल पे और इस पैनल पे गम लगी हुई है, यानी ये शिफ्ट हो सकता है ऊपर नीचे क्योंकि एक ही जगह चिपकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 और 4, यहाँ पे 4 गमिंग है, यानी ये वो दो दो जगह पे होल्ड करेगा। तो इसके अप जो पैंटी को जब ये होल्ड कर लेता है एक बार, तो इसके ऊपर नीचे अगल बगल खिसकने के चांसेस बहुत मिनिमाइज हो जाते हैं। इसीलिए इसके साइज के छोटा होने से भी ये सही जगह पे प्रॉपर एब्जॉर्प्शन देता है। थैंक यू मैम, यू मे प्लीज कंटिन्यू। ओके सर, थैंक यू सर। और ये इसका शेप भी आप देखेंगे तो ये बॉडी शेप में है और ये आपका सीधे है। ओके, तो इसमें फ्लो होने के चांसेस भी कम रहते हैं। तो जैसा नेहा मैम ने और सर ने बताया कि हमारी जो ब्लीडिंग है वो 20 ml से 50 ml, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 ml होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा है तो इसका मतलब आपको कोई ना कोई इशू आ रहा है। यहाँ पे हम 50 ml जो है वाटर से डिपिक्ट कर रहे हैं ब्लड फ्लो को, और हम पहले अपने विस्पर ब्रांड वाले में डाल रहे हैं जिससे ये पहले एब्जॉर्ब हो जाए आराम से। अब जो लोग एब्जॉर्बेंसी पे जाते हैं वो भी अभी इसमें देख सकते हैं कि छोटे बड़े से हमें इतना नहीं फर्क पड़ता है। इसमें भी मैंने 50 ml डाला। ओके, अब यहाँ पर हम इसको टिश्यू पेपर से आपको टेस्ट करके दिखाते हैं। ये वीडियो में तो आप ऐसे नहीं देख पाओगे कि ये गीला हो रहा है, लेकिन हम इसको टिश्यू पेपर रख रहे हैं इस पे भी और इस पे भी रख रहे हैं। अब मैं दोनों को दबा दे रही हूँ, तो ये आप देख सकते हो जो हमारा नॉर्मल ब्लड फ्लो है ये उसको भी होल्ड नहीं कर पा रहा है। अगर आपको ये दिख रहा होगा शायद, ये पूरा गीला हो गया है, इसमें पानी एब्जॉर्ब हो गया है जितना था, और ये इसका पानी आप देख सकते हो गिर रहा है, और ये जो है आपका बिल्कुल सूखा हुआ है। मैम एरीज वाले पे दोबारा से आप डालिए पेपर। हाँ जी, हाँ जी सर। एक मिनट, दोबारा से डालिएगा, बिकॉज जब आपने हाथ डाला था तो आपने अपने गीला वाला हाथ डाल दिया हाँ हाँ, टिश्यू पे, जिसकी वजह से वो गीला हो गया। यस सर। ये मैं दोबारा इसमें 50 ml और डाल रही हूँ। अब मैं इसके ऊपर फिर से रखती हूँ ये इसके ऊपर, ये आप देखिए मैं पूरा अच्छे से दबा दे रही हूँ। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। अब दूसरे वाले में भी डालिए, कंपेयर उसमें। हाँ जी,
ये इस पे पैड पे रखते रहे, ये इधर रख देते। अब मैं दोनों को अलग अलग हाथ से टच करती हूँ। अब आप इसको मैं पूरा दबा के आपको दिखा रही हूँ। इस पे भी मैंने 100 ml डाला था और इस पे भी 100 ml है। इसको आप देख सकते हैं, इसका पूरा जो है पानी ये सारा। इसका तो क्लियर पता चल रहा है मैम कि ये एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है। क्या आप एरीज में एक बार और पानी डाल सकते हैं? यस सर, ओके, पूरा एक बार और डालिए। यस। 50 ml इसमें और डाल देना है। अब टिश्यू टेस्ट करने से पहले एक बार दोनों ट्रे को खड़ा करके दिखाइए कि कौन सा पानी रिलीज कर रहा है। यस, ये आप देख सकते हैं कि इसमें जो है ये पानी पूरा निकल रहा है और इसमें हम इसको उल्टा भी कर दे रहे हैं तो कोई पानी नहीं है इसमें। और ये पानी हम इसको वापस इसमें डाल दे रहे हैं। अब एक बार फिर से आप टिश्यू टेस्ट करके हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। यस, ये हम इस पे वापस रख रहे हैं, इसको हम दबा भी रहे हैं। ये इस पे हम रख दे रहे हैं। ये इसका पानी निकालने के बाद भी ग्लास में ये फिर भी पूरा गीला हो रहा है। तो 150 ml डालने के बाद भी जो आपका स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है बहुत ही लाइट उसमें स्टेन पानी आ रहा है। बाकी ये सूखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट। अब हम इसको ये आप लोग ने शायद कभी भी ऑब्जर्व नहीं करा होगा कि जब हम पैड यूज कर रहे हैं तो हमारे जो टच में आ रही है लेयर्स वो कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले हम विस्पर में देखेंगे कि हमारे बॉडी के टच में कौन सी लेयर्स आती हैं। तो ये फर्स्ट लेयर पहले हम इसके ऊपर की निकालते हैं जो बॉडी के टच में है। ये आप देख सकते हो ये पूरा जो है ये प्लास्टिक है। आप देख रहे हैं प्लास्टिक से बना हुआ है पूरा, जैसे पॉली बैग। थोड़ा सा कैमरा के सामने ऊपर लाइए मैम, आपका हाथ नीचे जा रहा है कैमरा के रेंज से। अभी दिख रहा है सर? हाँ, ये मॉस्किटो नेट की तरह बिल्कुल प्लास्टिक लग रहा है। ये देखिए दूसरी लेयर जो है ये भी आपकी प्लास्टिक की बनी है। ये सारा हमारा रिसाइक्लेबल प्लास्टिक से बनता है। जो हम वेस्ट मटेरियल फेंकते हैं तो आप ये भी देख सकते हो ये सारा प्लास्टिक है। इसमें भी सारा पानी हमारा बाहर निकल रहा है। फिर ये हमारी है स्पंज और बहुत ही जरा सा जेल डाला है दिखाने के लिए। और ये हमारा स्पंज की लेयर है। तो ये स्पंज की लेयर क्या करती है, थोड़ा जो हमारा ब्लीडिंग होती है उसको एब्जॉर्ब करती है। लेकिन क्योंकि ये स्पंज है तो एब्जॉर्ब करके इसको हम जब वापस निचोड़ते हैं तो ये देखिए इसमें पूरा पानी जो है बाहर निकाल। और ये लास्ट लेयर इसकी जो है ये प्लास्टिक से बनी हुई है जो पानी को हमारा अंदर रखती है, जिसकी वजह से हमारी ऑक्सीजन सप्लाई कट होती है। और फिर ऑक्सीजन सप्लाई कट होती है तो आप ये देख सकते हो ये पूरा प्लास्टिक है। ये देख सकते हैं तो ये ऑक्सीजन सप्लाई को कट रखती है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जनरेट होते हैं और हमें सारी गायनिक की प्रॉब्लम्स आती है। क्या आप हमें ऐसे ही एरीज स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन को भी अलग करके दिखाएंगे? यस सर। ओके, ये एरीज स्मार्ट सैनिटरी नैपकिन है। इसकी हम सबसे पहले जो बॉडी के टच में आती है वो लेयर को देखना चाहेंगे। ये आप देखोगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट है और ये जो कॉटन और सिल्क से मिलकर बनी होती है इसको आप फाड़ोगे तो आराम से ये फट जाती है। तो ये हमारी बॉडी के टच में आती है तो इसमें कोई भी जो है मटेरियल ऐसा नहीं है जो डायक्सिन क्रिएट करे या कुछ भी करे, क्योंकि ये कॉटन से बनी है, सॉफ्ट कॉटन से, और सिल्क थोड़ा सा मिला है। सेकेंड लेयर जो है इसकी ये है एनाइन चिप जो सर बता रहे थे, जिसकी वजह से हम 12 आवर्स तक बैक्टीरिया फ्री रख सकते हैं और ओडर फ्री रहता है, बैक्टीरिया फ्री रहता है हमारा नैपकिन, और हमें कोई भी बीमारियां होने से, कई सारी बीमारियां होने से बचाता है। थर्ड और फोर्थ लेयर इसकी सर्जिकल कॉटन से बनी है। ये कोई भी रिसाइक्लेबल मटेरियल नहीं है इसमें। अगर आप देखोगे तो ये आराम से फट जा रहा है सारा।
फिर इसमें एब्जॉर्बेंसी के लिए हमारे पास इसमें ये जेल होता है, ये आप जेल देख सकते हो, ये भी फूड ग्रेड है। ये बनाना स्टॉक जो होती है, बनाना स्टेम होती है, उसके स्टॉक से बनाया जाता है, उसी तरह के जो प्लांट्स होते हैं उनसे ये बनाया जाता है जेल। ये ब्यूटी पार्लर्स में मसाज के लिए भी यूज होता है, जैसे हम इस पे हाथ पे अगर इसको रब करते हैं तो ये भी हम इसको मतलब मसाज की तरह से भी यूज कर सकते हैं रबिंग के लिए। आप देख सकते हो दोनों में जो है डिफरेंस दिखता है। ये जेल हमारा एब्जॉर्बेंसी के काम आता है, इसको हम ग्लास में डालते हैं। फिर ये हमारी 6th और 7th लेयर है, ये भी हमारा सर्जिकल कॉटन है। आप इसमें देख सकते हो ये पेपर जैसे फटने की आवाज भी आ रही है। ये आखिरी लेयर पे ये ये लाइंस जैसी क्या बनी हुई है मैम? ये ऑक्सीजन को पास होने में हेल्प करता है। ओके। और ये रिलीज पेपर का बना हुआ है, इसमें प्लास्टिक नहीं है। तो अगर हम इसको लगाते हैं तो ये हमारे ऑक्सीजन सप्लाई को कट नहीं होने देता है, रोकता नहीं है, तो जिसकी वजह से हमें बैक्टीरिया नहीं बनते हैं। अगर आप इसको देखेंगे तो ये पूरा ऐसे फट जाता है। ओके, मींस ये प्लास्टिक नहीं है? प्लास्टिक नहीं है, ये रिलीज पेपर है। Okay. और ये सारा बायोडिग्रेडेबल है। ये 15 to 20 डेज में पूरा पैड जो है एब्जॉर्ब हो जा मतलब डिग्रेड हो जाता है। Okay. ओके सर। जी मैम। सर आपको मैं हैंड ओवर करती हूँ। आप जी मैम, आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपने एक और बहुत ही अच्छी चीज दिखाई थी, और जो दर्शक हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं उनको भी मैं बताऊंगा कि हमारे यहाँ महिलाओं की सेहत के बाद इंपॉर्टेंस रखती है बच्चों की सेहत। अपने बच्चों से सबको प्यार होता है, हम अपने बच्चों को बेस्ट से बेस्ट चीजें देते हैं, बेस्ट से बेस्ट चीजें देते हैं, लेकिन फिर भी हम एक अनजाने में गलती करते हैं। वो है, हम बच्चों को जो टूथपेस्ट इस्तेमाल करने के लिए देते हैं। अब सब जितने भी नए लोग जुड़े हुए हैं वो अपने अपने घर में इस्तेमाल करने वाला टूथपेस्ट, अगर वो मार्केट वाला कोई भी ब्रांड आप यूज करते हैं उसको देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली उस पे एक वार्निंग लिखी होती है कि या तो 6 साल के कम के बच्चे यूज ना करें या एडल्ट के सुपरविजन में यूज करें। इवन जो बच्चों के लिए टूथपेस्ट बाजार में मिलती है उस पे भी ये वार्निंग लिखी होती है। अगर वो बच्चों के लिए बनाई गई है और फिर भी बच्चों के लिए सेफ नहीं है तो इसका क्या फायदा? अब मैं निधि मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि दो चीजें, एक तो जो इन्फेक्शन टेस्ट किट आपने दिखाया था सैनिटरी पैड के बारे में, उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। और आपके पास जो टूथपेस्ट है, टीएंस का टूथपेस्ट, जो पूरे वो कंप्लीट ओरल हेल्थ के लिए बना हुआ है, और जो हाँ जी दुनिया सर। का एकमात्र टूथपेस्ट है, जैसा कि आपने बताया था पिछले सेशन में कि जो दुनिया का एकमात्र टूथपेस्ट है जो बच्चों के लिए भी सेफ है, उसके बारे में भी थोड़ा अगर आप लाइट डाल सके तो अच्छा रहेगा। ओके सर। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ये दिखाना चाहेंगे, ये जो हमारे पास इसमें किट निकलती है जिसके बारे में हम अभी पैड दिखा रहे थे, उसमें सब पैड्स के साथ ये हमें फ्री किट मिलती है, जो कि आप मार्केट में जाओगे टेस्ट कराने के लिए तो आपको 1000 रुपीज की पड़ेगी। इसमें हमारे पास 3 चीजें होती हैं जिससे हम खुद ही घर में, जब पीरियड्स होते हैं तो हम अपना पीरियड से पहले या उसके बाद हम टेस्ट कर सकते हैं कि हमारे अंदर कितना इन्फेक्शन है। तो इसमें 3 चीजें हैं, एक तो ये स्ट्रिप है जिसमें हम अपना सैंपल लेते लगाते हैं, दूसरी हमारी ये कंट्रोल स्ट्रिप है जिससे हम मैच करके देख सकते हैं, और तीसरा ये हमारे पास बड होती है जिससे हम वजाइनल डिस्चार्ज लेके और इस टेस्ट पे लगाते हैं येलो पोर्शन पे। उसके बाद हम इसको मैच करते हैं तो हमारे पास कौन सा कलर है उससे हम टेस्ट करके पता कर सकते हैं। अगर येलो है तो हमें कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, लाइट ग्रीन है तो हमें नॉर्मल इन्फेक्शन है जो कि हम पैड से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और डार्क ग्रीन अगर कलर में है तो हमें ज्यादा सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है जिसको हमें डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। अब यहाँ हम आपको सर ने जो बताया वो उसके टूथपेस्ट के बारे में भी मैं दिखाऊंगी। 1 मिनट। ये क्या, ये जो डॉट्स है वो क्या डिफरेंट डिफरेंट कलर के टूथपेस्ट है?
ये प्लेट है। अभी Okay. हम दो ये ले रहे हैं टूथपेस्ट जो हम मुझे लगा कॉमनली आपने डिफरेंट डिफरेंट कलर के टूथपेस्ट उसमें पहले ही डाल के रखे हैं। ये कॉलगेट ब्रांड है जो सबसे ज्यादा कॉमनली यूज करते हैं बच्चे। और ये हमारा ऑरिकेयर ब्रांड है। इसमें अगर आप पीछे ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा रहता है कि ये हमें जो है 6 years के अंडर जो है अंडर सुपरविजन ऑफ अडल्ट यूज करना चाहिए। और इससे आपको देखेंगे तो इसमें कहीं भी नहीं लिखा होगा कि ये सुपरविजन ऑफ अडल्ट में यूज करना चाहिए। इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आपको दिखाते हैं। यहाँ इसमें हम ऑरिकेयर लेते हैं एक तरफ और दूसरी तरफ हम आपका कॉलगेट ले रहे हैं। आप लोग को पता है कि हल्दी जो होती है वो केमिकल के साथ रिएक्ट होके वो रेड कलर की हो जाती है। तो ये थोड़ी थोड़ी हल्दी हम दोनों टूथपेस्ट में डालेंगे। इधर हमारा कोलगेट है, इधर ऑरिकेयर, दोनों को हम मिक्स करते हैं। ये जो ऑरिकेयर टूथपेस्ट है अगर बच्चे इसको बाई चांस निकल भी जाते हैं तो ये हमारे पेट में जाके हार्म नहीं करता है क्योंकि ये पूरा हर्बल से बना हुआ है। अब आप दोनों का कलर ध्यान से देख सकते हैं। ये हमारा हल्दी के ही रंग का है, येलो, और ये वाला जो था ये ऑरेंज कलर का थोड़ा सा होने लगा। ये डिफरेंस सब दिख रहा है? यस मैम। ओके सर। ये हमारा टूथपेस्ट का डिफरेंस था जो हम बच्चों को देते हैं तो वो हमें ठीक होना चाहिए क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो बहुत ज्यादा केयरलेस होते हैं कि जो है मुंह में डाला और कई बार खा गए टूथपेस्ट। तो ये इसमें केमिकल्स होते हैं जो कि धीरे धीरे हमारे पेट में जाके एब्जॉर्ब होते हैं और हमें लॉन्ग रन में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन बाद में हम बोलते हैं हम बड़े हो गए, अब हम तो इतना अच्छे से रहते थे, सब चीज यूज करते थे, फिर भी हमें बीमारियां हो रही हैं। तो हम जो है इतना सारा हर चीज में केमिकल छोटा 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 लेते रहते हैं, तभी हमारे अंदर यहाँ पे बीमारियां बढ़ रही हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, बहुत सारी लाइफस्टाइल डिजीजेज है। तो लाइफस्टाइल मतलब हम अपने लाइफस्टाइल में जो जो चीजें यूज करते हैं खाने में, पीने में, डेली रूटीन में, उन सब का अगर हम छोटा ध्यान दें तो इन सब चीजों से हम बच सकते हैं और 100 years हेल्थी लाइफ भी जी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने वाकई में बहुत अच्छी चीजें दिखाई हमें, और आई एम श्योर कि आपके पिटारे में और भी बहुत सारी चीजें होंगी जिसका हम ग्रेजुअली अपने आने वाले सेशंस में डेमो देखेंगे। लेकिन फिलहाल मैं सभी पैनल में जुड़े हुए जितने भी लोग हैं जो ऑलरेडी जिनके पास ये वीडियोस हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि लोगों को ये दिखाइए जरूर कि आपको, मेरी आवाज आ रही है मैम? यस सर। ओके। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि लोगों को आप जो मैंने एक कंपैरिजन वीडियो आप लोगों को सर्कुलेट किया था जिसमें एक किड्स स्पेसिफिक टूथपेस्ट के साथ उसका कंपैरिजन था, तो वो वीडियो जरूर जो नए लोग हैं उनको शेयर कीजिए। बाकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके डेमो हम आगे के सेशंस में, आने वाले सेशंस में धीरे धीरे देखते रहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि जो भी पैनल में जुड़े हुए लोग हैं, खासतौर पे नए लोग हैं, वो अपना हैंड रेज करें और मैं उनको बारी बारी से अनम्यूट करूंगा। अगर उनको कोई भी हेल्थ इश्यू है तो वो पूछ सकते हैं और हम तीनों ही पैनलिस्ट मिलके आप लोगों को सेटिस्फैक्टरी आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इस कड़ी में जो भी चाहे, कोई भी सवाल पूछना चाहते हो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास वंदना अब्रोल जी है जिनका हैंड रेज हुआ है, तो मैं वंदना अब्रोल जी को रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट करें। वंदना जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग। हाँ जी सर। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जब हम किसी को पैड्स देते हैं, सैनिटरी पैड्स, तो हमारा क्वेश्चन होता है उनका कि इससे पेन्स कंट्रोल होती हैं? कौन सी पेन? टमी में जो पेन होती है पीरियड्स के दौरान, हाँ, वो कंट्रोल होती है? बहुत हद तक, कंप्लीटली नहीं, बिकॉज उस पेन के कई और रीजन हो सकते हैं
लेकिन एक रीजन होता है उसमें ब्लड लॉस की वजह से आने वाली वीकनेस और क्रैम्प्स। जो एंडोमेट्रियम ब्रेक होता है उसके दौरान जो क्रैम्प्स होती है और उसकी वजह से जो स्वेलिंग आती है, तो उसको इसमें जो एक्टिव ऑक्सीजन है और एनायन है वो उसको स्वेलिंग को कम करता है, और जो एनायन है वो एनर्जी देता है बॉडी को। तो ब्लड लॉस की वजह से होने वाला जो पेन होता है, वीकनेस की वजह से होने वाला, और एंडोमेट्रियम के ब्रेक होने से जो क्रैम्प्स होते हैं, इन दोनों की वजह से जो पेन होता है उसको वो कम कर देता है। लेकिन अगर कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है, एक्सेसिव ब्लड लॉस है, तो ये सारी चीजों की वजह से भी पेन होता है, एक्सेसिव ब्लड लॉस। तो उस चीज को पूरी तरह से पेन को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, लेकिन जिनको नॉर्मल पीरियड्स होते हैं उनके पेन को बिल्कुल खत्म कर देगा। जिनको बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है उसको डिक्रीज करेगा। ओके। और सर मैंने ये पूछना था, जिनको उसकी बैक पेन होती है, जैसे शोल्डर में सर्वाइकल की पेन होती है, क्या हम उनको स्पाइरुलिना दे सकते हैं? सर्वाइकल पेन वालों को स्पाइरुलिना दे सकते हैं कि देखिए, स्पाइरुलिना विटामिन B12 का सबसे रिचेस्ट और हेल्दी वेजिटेरियन सोर्स है। तो किसी भी तरह का ये जो न्यूरो पेन होते हैं बॉडी में, जितने भी हमारे बॉडी में न्यूरो प्रॉब्लम्स हैं, वो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से होते हैं। और खासतौर पे वेजिटेरियन लोगों को 35-40 की एज के बाद तो विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो ही जाती है। तो उनको जरूर, अगर आप स्पाइरुलिना देंगे, वैसे तो अलग अलग रीजन्स होते हैं, उसके लिए अलग अलग ट्रीटमेंट होते हैं, लेकिन उनको स्पाइरुलिना देंगे तो जरूर फायदा। वैसे सर्वाइकल पेन के लिए कौन सी मेडिसिन अच्छी है टाइम्स की? सर्वाइकल पेन दुनिया में किसी भी मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता। कोई भी न्यूरो प्रॉब्लम्स को ठीक करने का केवल 3 ही तरीका है। अगर पेन बहुत ही स्टार्टिंग लेवल पे है या टेम्परेरी रीजन से कॉज हुआ है, तो एक्सरसाइज, योगा और फिजियोथेरेपी से उसको टैकल किया जा सकता है। अगर आप एलोपैथी में जाएं और किसी तरह का कंप्रेशन है या किसी तरह की डिफॉर्मिटी है स्पाइन में या नर्व सिस्टम में, तो उसको फिर एलोपैथी में उसका ट्रीटमेंट है सर्जरी, या फिर जो टीएन्स का एक्यूपंक्चर डिवाइस है, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर की थेरेपी से आप उसको कंप्लीटली ठीक कर सकते हैं। सर्वाइकल पेन में 3 से 4 दिन में इलेक्ट्रो एक्यूलाइफ के डिवाइस से रिलीफ मिल जाता है, और मैक्स टू मैक्स 45 डेज लगते हैं, वो ठीक हो जाता है। और सर इसमें जो हेड मसाजर है, तो उससे इसकी सर्वाइकल पेन नहीं ठीक हो सकती ना? नहीं, वो केवल आराम दे सकता है, टेम्परेरी रिलीफ, ठीक नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू सर। ओके, बेटर चांस। नेक्स्ट नव्या चवड़ा जी ने अपना हैंड रेज किया हुआ है। नव्या जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए। हाँ सर, हेलो। हाँ जी मैम। सर मेरी प्रॉब्लम है कि मेरा तो यूट्रस निकल गया है। अभी मेरे को है ना वो निकल रहा है या निकल गया है? निकल गया है 6 साल हुआ, 6 साल। ओके। अभी यूरिन मार्ग है ना मेरा, वहीं पे जलन बहुत ज्यादा होता है मेरा। काफी जलन है। अभी मैंने 2 महीने से पेंटिलाइनर यूज किया, काफी अच्छा है, उससे काफी अच्छा है। इसके अलावा क्या करना चाहिए सर? इसके अलावा देखिए, यूरिन का जो इन्फेक्शन होता है वो अंदर से भी हो सकता है, बाहर से भी हो सकता है। अंदर से जो यूरेटर है, या फिर आपका यूरिनरी ट्यूब है, या आपका ब्लैडर है, या किडनी है, मतलब जो चीजें यूरिन के सर्कुलेशन में इन्वॉल्व है, जो ऑर्गन, उस ऑर्गन में अगर कोई इंटरनल इन्फेक्शन है तो वो बाहर तक आ सकता है, या बाहर से अगर कोई इन्फेक्शन हुआ तो वो अंदर ट्रैवल कर सकता है। तो अगर आपने पैंटी लाइनर यूज किया और उसमें आराम आया, तो उसका मतलब बाहर से जो इन्फेक्शन था उसको तो उसने कंट्रोल कर लिया। अब अगर फिर भी कुछ रिमेनिंग है तो वो अंदर से होगा, तो उसको आप, हमारा जो इलेक्ट्रोलाइफ ये एक्यूलाइफ है, उससे आप उसको टेस्ट कर सकते हैं कि कौन से ऑर्गन में इन्फ्लेमेशन है। इसका मतलब उसी ऑर्गन में सूजन है जहां पे आपको उसका सेंसेशन आता है। आप उसको चेक कीजिए और उन ऑर्गन को ठीक कीजिए। उसके अलावा जो उस ऑर्गन से रिलेटेड सप्लीमेंट्स हैं और हार्मोनल बैलेंस के सप्लीमेंट्स हैं, वो दोनों लेने से ये पूरी तरह से परमानेंटली ठीक होगा। हाँ, और मेरा क्या है सर, वो मेरी कजिन है, उसने भी ये पैड वाला मैंने सजेस्ट किया था, उसको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम थी, तो उनको ज्यादातर ब्लीडिंग की प्रॉब्लम थी। पीडियल्स में आने के बाद भी उसका कंटिन्यू रहता था। जब से ये पेड यूज किया ना, तब से उसको रिलैक्स है सर। तो अभी तो वो ठीक है, मेरा भी ठीक है, लेकिन वो मेरे को B12 की बहुत ज्यादा कमी है सर। B12 की कमी है तो आप मल्टीविटामिन और टीएन्स का स्पाइरुलिना और मल्टीविटामिन का सेवन आप कम से कम 6 महीने कीजिए, तो ठीक हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर।
ओके जी मैम। अभी उसके बाद किसी ने हैंड रेज नहीं किया है, तो अच्छा, तो यहाँ पे सर पैंटी लाइनर के बारे में भी बता सकते हैं, बहुत से लोगों को हाँ, तो पता आप नहीं है। बता दीजिए पैंटी लाइनर के बारे में। ये पैंटी लाइनर जो होता है ये पैड का ही छोटा सा रूप होता है, जो कि हम डेली यूज कर सकते हैं। जैसे कई बार हमें ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जो डस्ट से हो जाते हैं, और एलर्जीज, नीचे इचिंग हो रही है या कुछ लिकोरिया हो रहा है, तो वो सारी चीजें जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं अगर हम इसको डेली यूज करें। ये पैंटी लाइनर को खोलो तो ये छोटा सा इतना बड़ा होता है, इसमें बस एब्जॉर्बेंसी उतनी ही होती है जितनी हमें रिक्वायर्ड होती है नॉर्मल। और जो कॉटन के पैड्स कॉटन हम लोग कहते हैं यूज करने के लिए, तो सर ने जैसे बताया कि हम उसको धूप में सुखाते नहीं है प्रॉपरली, या हम सुखाएंगे भी तो वहां पे डस्ट आ जाएगी, कहीं कुछ इधर उधर से कुछ गिर गया, तो उससे क्या होता है कि हम जब लगाते हैं तो वो इन्फेक्शन, नीचे के जो इन्फेक्शन कॉज करता है। और जो जब पसीना आता है तो जिस हम उससे धोते हैं, जैसे हमने एरियल से धो लिया या सर्फ से धो लिया, तो पसीने के कांटेक्ट में आके वो केमिकल भी हमारे अंदर जाता है, क्योंकि जो हमारी वल्वल लाइनिंग होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है, वो डायरेक्टली ब्लड में, हमारा जो केमिकल होता है वो सारा डायरेक्टली ब्लड में विदाउट मेटाबोलाइजिंग एंटर कर देता है। तो इसलिए हमें जो है पैंटी लाइनर हम डेली यूज कर सकते हैं, और साथ में जो पीरियड्स होते हैं तब पैड्स यूज कर सकते हैं। ओके मैम। हमारे पास एक और हैंड रेज है, Redmi 6 Pro, उन्होंने अपना नाम नहीं लिखा है, आप अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। यस, नमस्कार सर। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? जी, सारिका मेहता। सारिका, ओके जी, सारिका मेहता। सर एक्चुअली पेन्स रहता है मतलब ड्यूरिंग पीरियड्स, लाइक थाई में और बैक में, और ऑब्वियसली लोअर पोर्शन। हाँ, थाई में और बैक में पेन रहने का जी सर। मतलब आप ये एरीज का सैनिटरी नैपकिन यूज करते हैं? नहीं सर, मुझे तो पता ही नहीं था इसके बारे में, ओके आज फाइन, ही ठीक पता है, चला है। आप इसको यूज कीजिएगा। इन्फ्लेमेटरी जी। रीजन से अगर केवल पेन होगा, हम्म। केवल इसी से ठीक हो जाएगा। उसके हम्म। अलावा एक और रीजन होता है विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी, जी उसकी जी। वजह से भी पेन बढ़ता है। तो अगर मान लीजिए केवल पैड यूज करने से बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट फर्क नहीं आता, आपको पेन में रिलीफ नहीं आता, जी। तो हमारा टीएंस का मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना है, वो आपको सिर्फ 2-3 महीने खा लीजिएगा, तो जो आपका विटामिन डेफिशिएंसी और मिनरल्स का डेफिशिएंसी, स्पेशली विटामिन बी ग्रुप का, वो कमी जी का जी। पूरा हो जाने से गायनी से रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा विटामिन डेफिशिएंसी शरीर में पूरा हो जाने से आपके बालों में, आपके स्किन में, आपके आई साइट में, हर चीज में बहुत ही ट्रेमेंडस फर्क आएगा। तो सर ये कैसे, लाइक ऑनलाइन मुझे परचेज करना ये होगा या ये आपके लिए, मार्केट? जिन लोगों ने, ये देखिए मैम क्या हो गया, हम पहले इसको ऑनलाइन पोर्टल पे और हर जगह प्रोवाइड करते थे, लेकिन जी हमारी क्वालिटी, हमने वर्ल्ड में टॉप नॉच क्वालिटी बनाने की कोशिश की है, तो जी इंडिया में जी। आते ही 6 महीने में इसके डुप्लीकेट मिलने शुरू हो गए। तो ओहो। हमारी ब्रांड की बहुत बदनामी हो रही थी, तो उसके बाद हमने जी इसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। ये हमारी कंपनी का अपना ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से आप जी ऑनलाइन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे बहुत सारे बड़े शहरों में स्टोर है, वहां से आप परचेज कर सकते हैं, या जिन्होंने आपको इस सेशन में इनवाइट किया है जी। जी, उनको आप बताइएगा, वो आपको हेल्प कर देंगे कि कहाँ से कैसे मंगाना। कहाँ से मिल सकता है? ठीक जी, ठीक। तो वेबसाइट आप मुझे दे सकते हैं सर, जो वो अभी आपको आपने प्रोवाइड कर लोकेशन? देंगे सारी चीजें, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है ना सेशन में, आप जी उनको जी जी। बता दीजिएगा, वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन देंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सर। ओके जी। नेक्स्ट हमारे पास और कोई हैंड रेज नहीं है, तो नेहा जी ने हैंड रेज किया है। जी मैम। हेलो। हाँ जी। जी मैम। जी सर, सर। मुझे भी कुछ पूछना था कि क्या पीरियड्स जो हैं आफ्टर 40 क्या खुद से अमाउंट ऑफ ब्लीडिंग कम हो जाती? आफ्टर 40 हम्म। अमाउंट ऑफ, देखिए 40 जो एज है, 40 का एज के बाद मेनोपॉज का टाइम आता है, तो जो मेनोपॉज का मतलब मेंस्ट्रुएशन रुकने का, तो उस टाइम में जो हमारे शरीर में, जैसे कि नेहा जी ने अपने सेशन में बताया कि ये प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन का दोनों का ही बनना कम हो जाता है। तो कम होने के बाद जब एग्स का प्रोडक्शन भी कम हो जाता है, एग्स का प्रोडक्शन कम होगा तो जो वो ट्रेवल करके यहाँ तक पहुंचेगा कम मात्रा में, तो जो एंडोमेट्रियम डेवलप होता है कंसीव करने के लिए, बेबी को पूरा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने के लिए, डेवलपमेंट होने के लिए, वो भी कम होता है। तो जब ब्रेक होता है एंडोमेट्रियम, जब कंप्लीट नहीं होता है क्रॉस का प्रोसेस,
अगर जो प्रेगनेंसी का प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता है तो एंडोमेट्रियम जो डेवलप हुआ था इस उम्मीद में कि बच्चा आएगा, लेकिन जब उसको पता चलता है कि बच्चा नहीं आ रहा तो वो टूटना शुरू करता है, वही पीरियड है। तो वो सिंस कम मात्रा में बना होता है, एंडोमेट्रियम में जो वेन्स या सेल्स डेवलप होते हैं वो कम मात्रा में डेवलप हुए होते हैं, तो कम मात्रा में टूटते हैं, इसकी वजह से ब्लीडिंग कम होने लगती है। 40 के बाद इरेगुलर पीरियड होना, कम ब्लीडिंग होना, कभी ज्यादा हो जाना, कभी रुक जाना, ये सब नॉर्मल है, ये हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ओके सर, मतलब हमें मतलब अगर ब्लीडिंग कम हो रही है तो कई लोग तो बोलते हैं ना मेनोपॉज के टाइम पे ब्लीडिंग ज्यादा होती है, मतलब कई लोगों को नहीं, ये कम भी हो सकती है, ये कम भी हो सकती है, इरेगुलर हो जाता है पीरियड। ओके ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारे पास नेहा जी है। नेहा जी बोलिए, आप अपने आप को अनम्यूट करके बोलिए। अनम्यूट। ओके, नमस्कार सर। मैं ये नमस्कार जी। पूछना चाह रही थी कि मुझे हमेशा से एनीमिया रहा है और उसका रीजन ये है कि मुझे 6-7 डेज, इनफैक्ट 8 डेज तक भी मुझे पीरियड्स रहते हैं। तो और मैंने आपका पैड भी यूज किया है, लेकिन मुझे फर्स्ट 2-3 डेज में मुझे मतलब बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, तो मुझे एक बड़ा XXL पैड लेना ही पड़ता है उसके लिए, नहीं तो मतलब काफी स्टेनिंग रहती है। ओके, मुझे आप अपना एज बताएंगे? मैं अभी 36 इयर्स की हूँ। आपने कभी कोई अल्ट्रासाउंड करवाया ये रीजन जानने के लिए कि आपको इतनी प्रॉब्लम या हैवी ब्लीडिंग क्यों होती है? अल्ट्रासाउंड करवाया है, सब कुछ नॉर्मल था, और कुछ नॉर्मल था? प्रेगनेंसी के बाद भी हाँ थोड़ा ज्यादा ही है। अब उसका तो इसका रीजन मतलब समझ अगर नहीं देखिए, इस हैवी ब्लीडिंग होने के कई रीजन होते हैं, जिसमें से एक तो होता है कि एंडोमेट्रियम में थिकनेस ज्यादा है, स्वेलिंग है। दूसरा होता है कि आपका जो क्या कहते हैं ओवरी है उसमें सिस्ट बने हुए, पीसीओएस की जो प्रॉब्लम होती है उसकी वजह से ये होता है। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की वजह से होते हैं, लेकिन ये सब अल्ट्रासाउंड में आ जाता है। अगर अल्ट्रासाउंड आपका नॉर्मल आ रहा है तो भी हैवी ब्लीडिंग हो रहा है, तो उसका एक ही रीजन हो सकता है, वो है टेस्टोस्टेरोन का डोमिनेंस, यानी हार्मोनल इम्बैलेंस। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हार्मोनल इम्बैलेंस। वो हार्मोनल इम्बैलेंस को टैकल करने के लिए आपको कुछ दिनों तक 6-7 महीने ओमेगा, जिंक, मल्टीविटामिन और स्पाइरुलिना लेना चाहिए। अच्छा, ठीक है, तो ये इससे जब काफी आप कंट्रोल हो जाएगा, मतलब मेरा जो ड्यूरेशन है कंप्लीटली कंट्रोल हो जाएगा। अगर आपको अल्ट्रासाउंड में कोई नहीं आया तो ऑर्गन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको एक्यूलाइफ की थेरेपी लेने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ सप्लीमेंट से कंट्रोल कर सकते हो। ओके, ठीक है, ठीक है सर, मैं ये ट्राई करूंगी। थैंक यू सो मच। ओके, नेक्स्ट अभी हमारे पास कोई हैंड रेज नहीं है, तो इसका मतलब अब हम इस सेशन को कंक्लूड कर सकते हैं। तो आज की हमारी होस्ट है निधि मैम, तो मैम हैंड ओवर टू यू। और आपको हैंड ओवर करने से और सेशन को खत्म करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहूंगा कि ये सेशन हम कॉन्टिन्यूसली रेगुलरली करते रहेंगे, और आप लोगों को कई बार हो सकता है कि जब भी मुझे या हम तीनों को टाइम मिलेगा, और हम कोशिश करेंगे अपने मेरे सर्कल में या हमारे पैनलिस्ट के सर्कल में जितने भी ऐसे लोग हैं जो हेल्थ की नॉलेज रखते हैं, जैसे मेरे एक बहुत ही करीबी दोस्त है डॉक्टर आनंद सिंह जो लखनऊ में ही है, वो खुद पेडिट्रिशियन है, उनकी वाइफ एक फेमस गायनाकोलॉजिस्ट है लखनऊ की, वो दोनों मिलकर अपना हॉस्पिटल भी चलाते हैं, तो काफी बिजी रहते हैं, बट स्टिल आई विल ट्राई कि मैं उनको, स्पेशली डॉक्टर आनंद को मैं एक बार इनवाइट कर सकूं, जो बच्चों को आने वाली, जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है कि कोरोना की जो तीसरी लहर आएगी वो बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है, तो हमें एक्चुअली कितना डरने की जरूरत है उस तीसरी लहर से, और उसकी प्रिपरेशन में अपने बच्चों को किस तरह से हेल्दी रखना है, इसके बारे में वो थोड़ा सा शेयर कर सकें, तो मैं उनसे बात करूंगा जब भी उनका टाइम मिलेगा। तो कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को कैसे बचाना है उसके बारे में हम एक डॉक्टर आनंद सिंह है, लखनऊ के फेमस पेडिट्रिशियन है, उनका सेशन रखने की कोशिश करेंगे, और हम आप लोगों के साथ ऐसे ही जानकारी से भरे सेशन लाते रहेंगे। शुरुआत में मैं कोशिश कर रहा हूं कि अभी नेक्स्ट टाइम हम इसका दायरा बढ़ाएंगे, हम कुछ और भी लोगों को इन्वाइट करने का, और टाइम से आप लोगों को, तो याद रखिए ये 5 बजे का सेशन आप लोगों के पास जब भी शॉर्ट नोटिस में हो, तो उसमें लिखा रहेगा कि आपके पास सेशन का जो पोस्टर आएगा उसमें लिखा रहेगा इनवाइट न्यू गेस्ट। अगर आपको इनवाइट न्यू गेस्ट लिखा हुआ है तो आप अपने सर्कल में सभी लोगों को इनवाइट कीजिए, क्योंकि वहां पे हम बिजनेस या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं देंगे, हम सेहत से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देंगे, और उस सेहत की प्रॉब्लम के लिए हम क्या कर सकते हैं वो बताएंगे। दैट्स इट। ओके, इसके बाद बाकी नेहा मैम या निधि मैम अगर आपको कुछ कहना है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम सेशन को खत्म करेंगे यहीं पे।
तब तक मैं अपने फेसबुक के फ्रेंड से विदा लेना चाहूंगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप इस कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और मैं उसका आंसर जरूर करूंगा। थैंक यू वेरी मच। यस सर, थैंक यू डॉक्टर अनुराग एंड थैंक यू डॉक्टर नेहा। नेक्स्ट टाइम से जो भी हम आप लोग को क्वेश्चंस हो आप लोग पूछ सकते हैं, अपने चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं अगर वैसे नहीं पूछना हो। लेकिन अच्छा लगा आप लोग को सबको जोड़कर एंड थैंक्स। एक छवि जी की क्वेरी आई है मैसेज में कि मैं एक बार मैसेज पढ़ लेता हूँ। इज इट नॉर्मल टू चेंज द कलर आफ्टर 40? नो मैम, इट इज नॉट नॉर्मल कि कलर चेंज होना है। रेड टू ब्राउन होने का मतलब है कि हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत सीवियर है। कलर चेंज बहुत ज्यादा जितना एबनॉर्मल हार्मोनल इम्बैलेंस 40 के बाद होना नॉर्मल है, बट जो हार्मोनल इम्बैलेंस है उसको अगर कलर भी चेंज होता है साथ में तो इट इज नॉट नॉर्मल। हरेश जी का मैसेज आया हुआ है कि उनको भी बात करनी है, तो अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हरेश जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो अपना हैंड रेज कीजिए, मैं आपको अनम्यूट कर दूंगा। हरेश जी शायद निकल चुके हैं सेशन से। हरेश जी मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा आप अपना। हेलो जी हरीश जी बताइए। बोलो। की आवाज बहुत इको हो रही है। सर मेरी एक फ्रेंड ने 1 साल से टियाज के पैड्स और पैंटी लाइनर यूज किए, तो फिर भी उसको वाइट डिस्चार्ज में कुछ फर्क नहीं पड़ा, ना ही पीरियड्स में पेनिंग में कुछ फर्क पड़ा या फ्लो में कुछ फर्क पड़ा। देखिए जो पैड्स और पैंटी लाइनर है वो केवल एक्सटर्नल रीजन से होने वाले जो प्रॉब्लम्स होते हैं उस पे काम करते हैं। अगर उनके इंटरनल किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम है तो पैड और पैंटी लाइनर बहुत ज्यादा रिलीफ नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो एक बार उनको आपको प्रॉपर्ली चेक करना होगा कि उनको इंटरनली कोई प्रॉब्लम तो नहीं है गायनी सिस्टम में और किडनी को, मतलब जितने गायनी ऑर्गन है, इंटेस्टाइन और किडनी, ये सारी चीजों का चेक कीजिए। दूसरी बात कि अगर कोई पैड और पैंटी लाइनर यूज तो करता है लेकिन कॉन्टिन्यूअसली किसी इन्फेक्टिंग कॉज को एक्सपोज होता है। इन्फेक्टिंग कॉज क्या हो सकते हैं कि टॉयलेट उसके घर में हेल्दी नहीं है, मतलब डेली वो पैड और पैंटी लाइनर यूज कर रहे हैं लेकिन डेली गंदा टॉयलेट यूज कर रहे हैं, तो जितना पैड और पैंटी लाइनर की वजह से ठीक होगा उतना फिर टॉयलेट की वजह से इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर मान लीजिए उनका जो मेल पार्टनर है उनको कोई इस तरह का प्रॉब्लम है, वो प्रॉपर हाइजीन फॉलो नहीं करते, उसकी वजह से भी हो सकता है। तो बहुत सारे रीजन है जो या तो कॉन्टिन्यूअस बाहर से इन्फेक्शन हो रहा है या फिर कोई इंटरनल रीजन है, तो ये दोनों को चेक करना होगा। मतलब इसको पूरा थोरो इन्वेस्टिगेशन आप बोल सकते हैं कि वो आपको करना होगा कि क्या रीजन हो सकता है कि उनको रेकरिंग इन्फेक्शन हो रहा है। कि पैड और पैंटी लाइनर बाहर से होने वाले रीजन को खत्म तो कर ही देता है लेकिन वो दोबारा भी हो सकता है। अगर कोई इन्फेक्टेड टॉयलेट यूज करता है, उसको इन्फेक्शन हो गया और उसने दोबारा भी उस टॉयलेट को यूज कर लिया तो दोबारा भी हो सकता है। या फिर उनके अंडरगारमेंट्स की क्या है, हो सकता है वो कोई ऐसा मटेरियल का कपड़ा यूज करते हो जो उनके लिए एलर्जिक हो। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं, तो वो आपको एक बार फाइंड आउट करना है। एनीथिंग एल्स मैम? नो सर, थैंक यू सर। ओके, तो अब हम इस सेशन को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप लोगों को मैं इस सेशन की रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से। फेसबुक पे तो ये मेरे लाइव था ही, और ये जो जूम सेशन हुआ है उसकी यूट्यूब के माध्यम से मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगा और आप अपने लोगों में शेयर कर सकते हैं। और अगली बार से आप और भी ज्यादा लोगों को इन्वाइट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हम इस सेशन को 6:30 पे खत्म कर रहे हैं और हम इस सेशन को 7 बजे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। तो हम कम से कम तो 10 से 15 लोगों का क्वेश्चन आंसर ले सकते हैं। और जरूरी नहीं है कि गायनी इश्यूज के बारे में ही क्वेश्चन आंसर पूछे जाए। एक तो उस दिन टॉपिक होगा जिसपे हम बात करेंगे, एक हेल्थ इशू, वो डायबिटीज, वो कोई भी हेल्थ इशू हो सकता है जिसपे हम उस दिन बात करेंगे। और दूसरा जो सेशन होगा, यानी 2 घंटे के सेशन में 1 घंटे हम अपने टॉपिक पे बात करेंगे और 1 घंटे हम ओपन रखेंगे क्वेश्चन आंसर के लिए, जिसमें कोई भी बंदा, चाहे वो टीएन्स का डिस्ट्रीब्यूटर है या नहीं है, किसी भी हेल्थ इशू के बारे में कोई भी क्वेरी कर सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सब सेफ रखिए और मैं बहुत जल्दी ट्राई करूंगा कि मैं डॉक्टर आनंद को इनवाइट करूं यहाँ पे, ताकि वो आप लोगों को बच्चों को कैसे थर्ड वेव से बचा के रखना है इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। ओके मैम, थैंक यू।